अब प्रोटैगनिस्ट की बात करते हैं। वो बस से घर जाता है। रास्ते में उसको मौका मिलता है अपना सिस्टम चेक करने का और देखता है कि अब सिचुएशन पहले से काफी डिफरेंट है जब वो टाइम में वापस आया था। अब चीजें स्मूथ चल रही हैं और एबिलिटीज अनलॉक करना भी ईजेड हो गया है। किम सोचता है कि कौन सी स्किल को नेक्स्ट अनलॉक करना चाहिए, तभी उसका फोन बजता है। देखता है मिंजू का कॉल है, पूछता है क्या हुआ। मिंजू बोलती है कि वो एक डबल डंजन में जा रहे हैं और उसको ऑपरेशन लीडर बना दिया गया है। किम को उम्मीद नहीं थी कि इस टाइम ऑफ द ईयर ऐसा डंजन आएगा, पर वो पूछता है कि क्या बात सिर्फ इतनी ही है, क्योंकि अगर वो ऑपरेशन लीडर है तो उसकी वैल्यू एज अ हंटर बढ़ रही है। मिंजू बोलती है कि वो इंपॉर्टेंट नहीं और उसने कॉल किया क्योंकि क्लीनिंग टीम भी इस ऑपरेशन का पार्ट होगी। डबल डंजन के लिए ग्रुप तैयार होता है, पर कोई खुश नहीं है क्योंकि सब जेनिटर्स पे गुस्सा है। उनकी सैलरी कट करके इनकी बढ़ाई गई थी और अब इनको क्लीनिंग टीम के साथ काम करना पड़ेगा और इसमें कोई ऑप्शन भी नहीं है। पार्क के टीम को पूरा सम्मान किया गया और मीटिंग में चले गए। मीटिंग के बीच में एक हंटर थोड़ी सी प्रोवोकेशन करता है। प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि ये सब बी रैंक हंटर्स हैं जो रिप्लेसेबल हैं। वो पूछता है कि इस मिशन के लिए पहली ऑपरेशंस टीम को क्यों नहीं बुलाया गया। एमजू बोलती है कि पहले ऐसा ही होता था, पर सेकंड टीम को ये मिशन मिल गया। किम पूछता है कि उसके बॉस ने इतना इंपॉर्टेंट मिशन लास्ट मिनट दूसरे टीम को क्यों दे दिया। एमजू को पक्का नहीं पता क्योंकि लीडर्स ने खुद डिसाइड किया था। तभी सेकंड टीम का लीडर आता है, लिम डोंगबिन, और पूछता है कि सब कैसे हैं। प्रोटैगनिस्ट उसको देखते ही पहचान लेता है क्योंकि पास्ट लाइफ में उसके साथ डीलिंग्स थी। किम को याद आता है जब वो हंटर था और लिम डोंगबिन ने उसके काफी काम चुराए थे और ऐसा वो दूसरों के साथ भी करता था। इसलिए प्रोटैगनिस्ट उसको देख के गुस्सा हो जाता है। वो मिंजू को बोलता है कि इस बंदे से दूर रहना, ये बिल्कुल घटिया इंसान है। लिम डोंगबिन बोलता है कि ऑपरेशन का टाइम लगभग 24 घंटे का होगा और जब तक सारे बॉसेस नहीं मरते कोई डंजन से निकल नहीं सकता। अगर किसी को नहीं जाना तो अभी बोल दो। कोई कुछ नहीं बोलता तो वो प्लान रिव्यू करने को बोलता है कि हंटर्स को 3 ग्रुप्स में बांट दिया जाएगा। इससे मॉन्स्टर्स जल्दी खत्म होंगे क्योंकि अगर टाइम लगा तो मॉन्स्टर्स गैस छोड़ेंगे जो सबको अफेक्ट करेगा। उसके बाद क्लीनिंग टीम 3 जाएगी गैस को क्लियर करने। इतना बड़ा ऑपरेशन है तो एक्स्ट्रा बोनस भी मिलेगा और वो क्लीनिंग टीम से पूछता है कि क्या वो हैंडल कर सकते हैं। पार्क टीम की तरफ से बोलता है कि हाँ वो कर लेंगे। प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि इसका कोई रीजन नहीं है ठुकराने का, ये एक अच्छा चांस है और ऑपरेशन स्क्वाड के साथ टीम अप करने से काम इजी हो जाएगा, प्लस कंप्लीशन बोनस भी मिलेगा। इसके अलावा वो एक नई स्किल भी अनलॉक कर सकता है और अगर अभी नहीं किया तो शायद दूसरा मौका ना मिले। आफ्टर ऑल वो तो बस एक जैनिटर है, पर एक बड़ी वजह है सिचुएशन में। किम को लिम डोंगबिन की मदद करने का बिल्कुल मन नहीं, इसलिए वो काम ठुकरा देता है। इसके बाद उसकी टीम हैरान है कि किम ने क्यों नहीं एक्सेप्ट किया, क्योंकि ये सबके लिए अच्छा मौका था। पार्क बोलता है शायद किम को अपने टीममेट्स की चिंता है। मिंजू भी बोलती है कि उसको भी चिंता है। आखिर ये ऑपरेशन डेंजरस है, 24 घंटे डंजन में मॉन्स्टर्स के बीच रहना पड़ेगा। टीम लीडर बोलता है कि किम को रिस्क पता है, इसलिए उसने मना किया ताकि टीम को बचा सके। तो उनको किम के फीलिंग्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए और रिजेक्ट कर देना चाहिए। यान बोलता है कि किम कितना कंसिडरेट है। हान भी एग्री करता है कि उससे गलती से जॉब एक्सेप्ट कर लेने वाली बात हो जाती। पार्क बोलता है कि एज अ टीम लीडर वो रिपोर्ट करेगा कि टीम ऑपरेशन का पार्ट नहीं होगी। एमजेजू भी बोलती है कि वो भी नहीं जाएगी। सब कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि वो तो ऑपरेशन लीडर बनाई गई थी, पर एमजेजू बोलती है कि उसको शुरू से ही यह पसंद नहीं था और वो लीडर बनने के लिए रेडी नहीं है। प्लस वो अपने टीचर के साथ ट्रस्ट खराब नहीं करना चाहती और बोलती है कि ऐसे टाइम में अपने मास्टर की सिखाई बात मानना बेस्ट है। पार्क बोलता है कि वो सही है। थोड़ी देर बाद कंपनी में खबर फैलती है कि टीम ने विड्रॉ कर लिया और सू योंग अपनी खुशी छुपा नहीं पाता। वो इमेजिन करता है कि डोंगबिन का चेहरा कैसा होगा जब उसको पता चला। वो बोलता है कि उसने वार्न किया था गलत बंदे से पंगा न लेने को, क्योंकि उसने खुद एक बार ट्राई किया था और बहुत पहले समझ गया था कि कौन है ये। पर डोंगबिन को मजाक पसंद नहीं और वो सू योंग को बोलता है कि निकल जाओ। पर अब बात उल्टा पड़ गई और इस बार डोंगबिन को सहना पड़ रहा है। सू योंग मौका नहीं छोड़ता और अपना सारा गुस्सा डोंगबिन पे निकालता है, जब तक डोंगबिन इरिटेट होकर बोलता नहीं कि बस करो। वो बोलता है कि इस बार डायरेक्टर का अथॉरिटी यूज करेगा और एक मैंडेटरी पार्टिसिपेशन लिस्ट बनाएगा। इमरजेंसी ऑपरेशंस में ऐसी लिस्ट्स डायरेक्टर की अथॉरिटी से बनती हैं और जो न माने उनको डिसिप्लिनरी एक्शन या एक्सपेल भी किया जा सकता है। डोंगबिन बोलता है कि कुछ इनएक्सपीरियंस लोगों ने उसको गुस्सा दिलाया और अब वो उनको सजा देगा। कुछ दिन बाद टीम को खबर मिलती है कि डोंगबिन ने मैंडेटरी पार्टिसिपेशन लिस्ट बनाई और सब उसमें हैं। इसके अलावा इतना बड़ा डंजन पूरे नेशनल मीडिया का ध्यान खींचता है और उनको मीडिया के सामने जाना पड़ता है। किम नोटिस करता है कि मिंजू भी उसकी तरह खुश नहीं है और पूछता है कि क्या ऑपरेशन लीडर नर्वस है। वो बोलती है नहीं, बस थोड़ी सी घबराहट है क्योंकि ये उसका पहला टाइम है। किम उसको बोलता है कि थोड़ी कॉन्फिडेंस दिखाओ क्योंकि अगर हंटर्स नर्वस होंगे तो सभी होंगे। मिंजू बोलती है कि वो प्रेस से डील करने से ज्यादा फाइटिंग में अच्छी है। खैर किम बोलता है कि अंदर जाने के बाद बस डंजन खत्म करने पे फोकस करो, क्लीनिंग टीम की चिंता मत करो। वो समझती है पर अपनी टीचर से बोलती है कि रेडियो ऑन रखें। प्रोटैगनिस्ट एग्री करता है पर बोलता है कि उसको हेल्प के लिए कॉल नहीं करना, रेडियो सिर्फ इमरजेंसी के लिए है। दखल होने से पहले पार्क पूछता है कि सबके पास फर्स्ट एड किट्स और प्रॉपर इक्विपमेंट है या नहीं। सब अपना इन्वेंट्री चेक करते हैं और कंफर्म करते हैं कि सब कुछ है। हान बोलता है कि उनके पास काफी फूड और वाटर भी है। बॉस बोलता है कि ये ऑपरेशन टफ है, पर जैसे हमेशा काम करते हैं वैसे ही अपना बेस्ट देना है। डोर से कुछ हंटर्स क्लीनिंग टीम का मजाक उड़ाते हैं जब तक टीम लीडर खुद आता है और सार्कास्टिकली बोलता है कि प्यारी क्लीनिंग टीम लीडर किम एमजेजू के साथ आ गई है। यान सोचता है कि एमजू नहीं जाएगी, पर किम समझाता है कि वो लीडर है। सब्जुगेशन में हिस्सा लेने के साथ साथ वो ऑपरेशन भी लीड कर रही है। कभी कभी एक बहुत स्किल्ड हंटर ऑपरेशन लीडर बन जाता है। तो यिन पूछता है कि क्या एमजू सच में इतनी कमाल है। किम बोलता है हाँ, उसमें लीडर बनने की पूरी क्वालिफिकेशन है।
पर एक और वजह है जिससे डोंग बिन इस ऑपरेशन को लीड नहीं करना चाहता। उसको कुछ आता नहीं, बस ऑर्डर देना और बैठ के देखते रहना। उसने कभी एक्चुअली ऑपरेशन लीड नहीं किया, पर क्रेडिट हमेशा वही ले लेता है। इतने में डोंग बिन बोलता है कि वो सबको देख रहा होगा और नर्वस न होने को बोलता है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बस रिपोर्ट कर दो। एमजू बोलती है कि समझ गई, पर डोंग बिन को उसका ठंडा रिस्पॉन्स पसंद नहीं आता। वो क्लीनिंग टीम को भी बोलता है कि केयरफुल रहो और हंटर्स को स्लो मत करो। प्रोटैगनिस्ट भी कम जोश से बोलता है कि क्लीनिंग टीम अपना बेस्ट करेगी। ये सुन के डोंग बिन को भी गुस्सा आता है और वो सोचता है कि ये लोग कब तक ऐसा करेंगे। खैर, वो ऑपरेशन लीडर को बोलता है कि इंस्ट्रक्शंस बाकी लोगों तक पहुंचा दो। एमजू बोलती है कि वो लोग ए, बी और सी टीम्स में बांटेंगे। टीम ए पहले जाएगी, बी उसके बाद और सी लास्ट में। इस तरह से वो डंजन के अंदर चलेंगे जब तक बाहर नहीं निकल जाते, और क्लीनिंग टीम भी साथ होगी। उनको पता है डंजन्स कैसे काम करते हैं, तो उनकी चिंता की ज़रूरत नहीं। फिर भी वो बोलती है कि ये डंजन डेंजरस है और अगर कुछ हो तो क्लीनिंग टीम से हेल्प मांग लेना। बाकी लोग ये सुन के शॉक हो जाते हैं। प्रोटैगनिस्ट भी सोचता है कि एमजू क्या बोल रही है। डोंग बिन बोलता है कि ऑपरेशन लीडर शायद नर्वस है, इसलिए उसके वर्ड्स मिक्सअप हो गए। खैर, एमजू बोलती है कि सब कुछ दोबारा चेक कर लो, क्योंकि तैयारी कंप्लीट होते ही अंदर जाएंगे। क्लीनिंग टीम डंजन के एंट्रेंस पे खड़ी होती है और जल्दी से डंजन क्लियर करने के लिए रेडी हो जाती है। अंदर जाकर क्लीनिंग टीम फुल स्पीड से काम कर रही है। एमसू यान बोलती है कि पहले थोड़ी डर लग रही थी, पर अब उसको थोड़ा ईजेड लगता है। किम बोलता है कि ये काम भी बाकी कामों जैसा ही है, कुछ स्पेशल नहीं। हान बोलता है कि वो हंटर्स को फाइट करते देखना चाहता है, पर पार्क बोलता है कि इसमें कोई पॉइंट नहीं, क्योंकि उनका काम क्लीनिंग है, हंटर्स के रास्ते में आना नहीं। वो ये भी बोलता है कि अब मॉन्स्टर्स को डिसेक्ट करने के बाद बाकी साफ करना है, क्योंकि गैस को फैलने नहीं देना और बॉडीज को वैक्यूम सील करना है। ये बड़ा ऑपरेशन है तो बहुत केयरफुल रहना है। नॉर्मली बॉडीज को पाइल करके जला देते हैं, पर ये रियल टाइम ऑपरेशन है तो ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए बॉडीज को वैक्यूम सील करना पड़ता है ताकि डीकंपोज ना हो। उनको पीसेस में काट के केमिकल्स भी लगाए, बिल्कुल प्रोफेशनल काम। पर हान को ऐसा करना थोड़ा गंदा लगता है। वो पूछता है कि खाना कब खाएंगे। बॉस बोलता है कि अभी तो शुरू किया और हान खाने की बात कर रहा है। तभी येन चॉकलेट बार्स लाती है और सबको ऑफर करती है। वो किम को भी एक ऑफर करती है, पर नोटिस करती है कि उसको काम के बीच में डिस्टर्ब पसंद नहीं, तो वो पीछे हट जाती है। पर किम सरप्राइजिंगली बोलता है कि उसको एक चॉकलेट बार चाहिए, तो वो खाता है और एमसू यान उसको ऐसे देखते हुए एंजॉय करती है, उसको क्यूट एनिमल जैसा इमर्जन करती है। पार्क बोलता है कि इसके बाद उसको भी बेटर फील हो रहा है और अब ज़्यादा काम कर पाएगा। ये टीम का पहला बड़ा जॉब है और क्योंकि वो अपना यूजुअल काम कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 8 घंटे बाद ग्रुप ने काफ़ी मॉन्स्टर रिमेन सील कर दिया है। हंटर्स का काम तो ईजर था, पर क्लीनिंग टीम के लिए सिचुएशन अलग थी। 10 घंटे अंदर रहने के बाद सब थकने लगे। 15 घंटे बाद हान सो गया और उसका हाथ चोटिल हो गया। थैंक गॉड, सीरियस इंजरी नहीं थी। ऊपर से एक बैग जो मॉन्स्टर मीट का था वो फट गया और किम इसे फिक्स करते करते पूरा थक गया। टीम्स के बीच का गैप बस बढ़ता जा रहा था। थोड़ी देर बाद ऑपरेशंस टीम रेडियो पे कांटेक्ट करता है और बोलता है कि गैस बढ़ रहा है, सिचुएशन चेक करो। पार्क माफी मांगता है और बोलता है कि काम के ओवरलोड की वजह से वो पीछे रह गए। ऑपरेशंस टीम पूछती है कि वो कहाँ है। पार्क बोलता है जोन 5 में। ऑपरेशंस टीम लीडर बोलता है कि वो लोग जोन 10 में हैं, तो क्लीनिंग टीम बहुत पीछे है। पार्क बोलता है कि वो ब्रेक लेगा और जल्दी से आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, पर ऑपरेशंस टीम लीडर बोलता है कि वो पागल हो गया है क्या, गैप और बढ़ेगा, ब्रेक का टाइम नहीं है। किम रेडियो लेके बोलता है कि सब थक गए हैं, अभी आगे नहीं बढ़ सकते, उनको भी ब्रेक लेना चाहिए। ऑपरेशंस टीम मना करती है, पर किम बोलता है कि ऐसे नहीं चल सकता। वो ऑपरेशंस टीम को कन्विंस नहीं कर पाता और बोलता है कि क्लीनिंग टीम अपने प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करेगी और काम जारी रखेगी। किम सजेस्ट करता है कि कुछ हंटर्स जो फ्री हैं उनको क्लीन अप में हेल्प के लिए भेजो ताकि काम जल्दी हो, पर दूसरी तरफ से ये आइडिया पसंद नहीं आता और वो मना कर देते हैं। गुस्से में प्रोटैगनिस्ट डिमांड करता है कि हंटर रेडियो अपने बॉस को दे अभी। थोड़ी देर बाद डोंग बिन आता है और पूछता है कि शेड्यूल के पीछे क्यों है, जब उन्होंने कहा था कि वो अकेला संभाल लेंगे। वो बोलता है कि गैस फैल रहा है तो शिकायत करने के बजाय साफ करो। प्रोटैगनिस्ट आगे बढ़ता है और पूछता है कि मिंजू कहाँ है। डोंग बिन बोलता है कि उसको जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि कोई यहाँ खेलने नहीं आया। किम बोलता है कि वो लोग 18 घंटे से नॉनस्टॉप काम कर रहे हैं, सबकी एक लिमिट होती है, थोड़ा रेस्ट चाहिए। डोंग बिन पूछता है कि क्या किम बोल रहा है कि क्लीनिंग टीम अपना काम नहीं करेगी। वो बोलता है कि क्लीनिंग टीम की उसके सामने कोई अथॉरिटी नहीं और वो पूरा ऑपरेशन डिले कर रहे हैं, इस वजह से वो बोलता है कि प्रॉमिस्ड बोन्स भूल जाओ। किम पूछता है क्यों। डोंग बिन बोलता है कि उन्होंने अपनी ड्यूटी नेग्लेक्ट की, इंस्ट्रक्शंस नहीं माने और ऑपरेशंस टीम से बहुत पीछे रह गए। वो बोलता है कि ये उनका पहला ऐसा ऑपरेशन है, शायद उनको पता ही नहीं कि ऐसे काम का स्ट्रक्चर कैसा होता है सक्सीड करने के लिए, और ऐसी गलतियां इग्नोर नहीं की जा सकती। पर डोंग बिन के गुस्से वाले रेंट के बीच प्रोटैगनिस्ट हंसने लगता है। किम बोलता है कि डोंग बिन ने शुरू से ही ये प्लान किया था, यहाँ तक कि मैंडेटरी पार्टिसिपेशन लिस्ट भी बनाई। वो बोलता है कि डोंग बिन बस उनको सबके सामने ह्यूमिलिएट करना चाहता था और इसका मतलब है कि वो एक घटिया ऑपरेशंस लीडर है। प्रोटैगनिस्ट और बोलता है कि डोंग बिन को बिल्कुल नहीं पता कि क्लीनिंग का काम कैसे होता है और उसको उनको डांटने का कोई मॉरल राइट नहीं। डोंग बिन बोलता है कि अगर वो ऐसे बिहेव करता रहा तो कंपनी प्रेसिडेंट भी उसको नहीं बचा पाएगा। पर किम बोलता है कि अगर वो अब ऑपरेशन छोड़ देंगे तो चीजें और खराब हो जाएंगी, गैस और फैलता जाएगा और उसको हैंडल कोई और नहीं कर पाएगा सिवाय उनके। इसके बाद डोंग बिन रेडियो पकड़ता है और पूछता है कि क्या मिंजू अभी बहुत बिजी है। वो बोलती है हाँ,
और पूछती है कि अचानक क्यों बुला रहा है। डोंग बिन बोलता है कि क्लीनिंग टीम ऑपरेशन छोड़ रही है और इस वजह से वो अब लीडर नहीं रहेगी क्योंकि वो खुद अब कमांड ले रहा है। एमजू समझ नहीं पाती, पर वो बोलता है कि ये ऑपरेशन उसके जैसे किसी के लायक नहीं। जवाब में किम बोलता है कि डोंग बिन बिल्कुल नहीं बदला, अभी भी वही घटिया इंसान है। डोंग बिन रेडियो पे पूछता है कि वो क्या बोल रहा है। एमजू अपने टीचर से पूछती है कि क्या सच में वो और क्लीनिंग टीम ने मिशन छोड़ दिया। किम बस बोलता है कि अब एमजू कुछ नहीं कर सकती, पर पूछता है कि क्या वो वहां मरना चाहती है। एमजू को समझ नहीं आता कि वो क्या बोल रहा है और वो थोड़ी देर सोचती है जो उसने सुना। गुस्से में डोंग बिन बोलता है कि एमजू को भी लीडरशिप उसको देनी होगी वरना सब मर जाएंगे। वो बोलता है कि उसने ही उसको लीड करने दिया था और उसके सीनियर होने के नाते उसकी बात फाइनल है। मिंजू बोलती है कि वो लीडरशिप दे देगी और डोंग बिन एक्साइटेड हो जाता है, पर फिर वो बोलती है कि उसकी जगह किम लीडर होगा, जिससे सब दंग रह जाते हैं। वो बोलती है कि वो लीडरशिप का टाइटल अब किम और क्लीनिंग टीम को दे रही है। ये सबको शॉक कर देता है सिवाय प्रोटैगनिस्ट के, क्योंकि ये वही चाहता था। बहुत टाइम हो गया जब उसने लास्ट ऑपरेशन लीड किया था, पर अब वो इन अमेचर्स को दिखाना चाहता है कि असली लीडरशिप क्या होती है। किम बोलता है कि अब से वो इस ऑपरेशन का लीडर है। बाकी लोगों को ये बिल्कुल पसंद नहीं, खासकर डोंग बिन को, जो हंसने लगता है और बोलता है कि एक जैनिटर कभी ऐसे ऑपरेशन का लीडर नहीं बन सकता। वो बोलता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और असल में वो ही ऑपरेशन लीडर है, किम नहीं, क्योंकि किम जैसा कोई लीड नहीं कर सकता। प्रोटैगनिस्ट बोलता है कि असल में डोंग बिन गलत है और कहता है कि एक जैनिटर होने के बावजूद वो ऑपरेशन लीड कर सकता है। डोंग बिन पूछता है कि क्या वो शायद हंटर है। किम पूछता है कि क्या इससे डोंग बिन को फर्क पड़ता है। हाँ, क्योंकि उसको लगता है जैनिटर्स का काम साफ करना है, ऐसे ऑपरेशंस ऑर्गेनाइज करना नहीं। किम फिर पूछता है कि क्या डोंग बिन बोल रहा है कि वो खुद इसके लिए सबसे क्वालिफाइड है। डोंग बिन बोलता बिल्कुल, और क्लीनिंग टीम को डिसिप्लिन करने की धमकी भी देता है। प्रोटैगनिस्ट बोलता है कि डिसिप्लिन होना या न होना डोंग बिन पर डिपेंड करता है, पर उसके अलावा वो बोलता है कि जब भी वो डोंग बिन को देखता है उसको अपना पास्ट याद आता है और ये उसको बिल्कुल पसंद नहीं। वो बोलता है कि जब से वो वापस आया है वो हर दिन बेहतर होता जा रहा है। डोंग बिन को समझ नहीं आता कि वो क्या बोल रहा है और कंफ्यूज हो जाता है, पर किम बोलता है कि उसको बस इतना समझना है कि वो ऑपरेशन से बाहर है और अब कुछ करने की जरूरत नहीं। ऑपरेशन से निकाला जाना एक टॉप लेवल डिसिप्लिनरी एक्शन है जिससे कोई पार्टिसिपेट या मिशन के बेनिफिट्स नहीं ले सकता। डोंग बिन ये जानता है और घबरा जाता है। किम उसका रेडियो लेकर पूछता है कि क्या ये पहली बार है जब डोंग बिन को डिसिप्लिन किया जा रहा है। खैर, वो रेडियो पे अनाउंस करता है कि वो क्लीनिंग टीम का लीडर है और सबको डोंग बिन के डिसिप्लिनरी एक्शन के बारे में बताता है। कहता है कि अब से डोंग बिन ऑपरेशन से बाहर है, तो वो सबको बोलता है कि अपना बेस्ट दो और अब से उसके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करो। पहले किम बोलता है कि टीम बी और सी जो अभी फ्री हैं क्लीनिंग टीम की हेल्प करेंगे। हंटर्स मना करते हैं, कहते हैं कि वो हंटर बने हैं, क्लीनिंग टीम के साथ कैंप करने नहीं। इस पे प्रोटैगनिस्ट बोलता है कि टीम बी और सी को भी ऑपरेशन से बाहर किया जाता है क्योंकि वो कोऑपरेट नहीं कर रहे, जिससे सब गुस्सा हो जाते हैं। पर किम को इसकी परवाह भी नहीं। वो रेडियो उठाता है और पूछता है कि क्या टीमें सुन रही है। एमजू बोलती है हाँ, तो वो बोलता है कि उनके पास स्टाफ कम है तो उनको ज्यादा मेहनत करनी होगी। किम पूछता है कि क्या वो एरिया 11 में है। एमजू बोलती है पर वहाँ एक मॉन्स्टर है जिसको हराना मुश्किल है और वो सिचुएशन एक्सप्लेन करती है। प्रोटैगनिस्ट बोलता है कि जब भी बेयर पे अटैक करते हो वो 10 मिनट के लिए डैमेज इम्यून हो जाता है, तो उनको एक गार्डियन क्लास मेंबर के साथ फॉर्मेशन बनानी होगी, क्योंकि जब बेयर का इम्यूनिटी खत्म होगा वो गार्डियन को टारगेट करेगा और अगर मॉन्स्टर को मोमेंटम मिलता है तो वो बहुत डैमेज देता है और थक जाता है, तो इसके बाद वो लोग दोबारा अटैक कर सकते हैं और दुश्मन को उसके सबसे कमजोर स्टेट में पकड़ सकते हैं। एमजू बोलती है कि सबने प्लान सुन लिया, अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे। ग्रुप का हीलर पीछे रहता है, गार्डियन को बफ देता है, फिर बेयर अटैक के लिए रेडी होता है, पर गार्डियन का डिफेंस बेयर के स्ट्राइक को रोक देता है, जिससे वो काउंटर अटैक के लिए वल्नरेबल हो जाता है। एमजू चार्ज लेती है और अपनी स्किल चलाती है। वो बेयर के वीक स्पॉट पे डायरेक्ट स्ट्राइक करती है। इसके बाद एमजू को पता चलता है कि प्लान काम कर गया और वो रेडियो पे बोलती है कि उन्होंने एरिया 11 क्लियर कर दिया। बाकी हंटर्स ये सुनते हैं और यकीन नहीं करते कि एक जेनेटर का स्ट्रैटेजी काम कर गया। किम बोलता है कि वो लोग 50 मिनट में डंजन खत्म कर देंगे। फिर एरिया 12 में एक होस्ट टाइप मॉन्स्टर है। किम बोलता है कि फिजिकल अटैक्स काम नहीं करेंगे तो मैजेस को फायर मैजिक यूज करना होगा और बाकी लोग पीछे रहें। अगला मॉन्स्टर हेल्यूसिनोजेनिक टाइप का है, तो किम हीलर को बोलता है कि बाकी लोगों को प्यूरिफाई करे और डिस्टेंस रखने से बचे, बस अटैक करते रहें। ये सुन के बाकी हंटर्स हैरान होते हैं कि एक सिंपल जेनेटर को इतनी कॉम्बैट स्ट्रैटेजी कैसे पता है। इतने में किम रेडियो पे सब कुछ कमांड करता रहता है जब तक एमजू बोलती नहीं कि सब थक गए हैं और उसका मना खत्म हो गया है। ऊपर से सबकी फिजिकल कंडीशन भी खराब है। किम पूछता है कि कौन से हंटर्स इतनी जल्दी थक जाते हैं। खैर, वो बोलता है कि थोड़ी देर और होल्ड करो जब तक रीइंफोर्समेंट्स नहीं आते। तो एमजू लाइन होल्ड करने की कोशिश करती है और अपनी बची खुची ताकत से लड़ती है, पर इस बार उसका सामना एक स्टोन मॉन्स्टर से है। वो बोलती है कि ये थोड़ा वियर्ड है, बाकी से बहुत अलग। ये न सिर्फ टफ और बड़ा है बल्कि फास्ट भी है। तभी एक छोटी सी गलती की वजह से मॉन्स्टर उसको पकड़ लेता है और एस्केप का कोई रास्ता नहीं होने की वजह से एमजू को जमीन पर पटक दिया जाता है। इस हिट की वजह से वो बुरी तरह चोटिल और वल्नरेबल हो जाती है, पर उसकी किस्मत अच्छी थी। कोई उसके पास आता है और उसको पता चलता है कि ये उसका टीचर है जो उसकी तरफ हाथ बढ़ा रहा है। एमजू बोलती है कि वो होल्ड नहीं कर पाई, शायद वो उतनी स्ट्रांग नहीं जितना उसने सोचा था, पर किम उसकी स्वॉर्ड मांगता है इसलिए उसने हाथ बढ़ाया था। हंटर सोचती है कि टीचर उसको उठाने आया था, पर किसी और को ये करना पड़ा क्योंकि किम को बस वेपन चाहिए था। किम बोलता है कि ये ऑब्वियस था कि डंजन में एक रेड रैंक मॉन्स्टर होगा और इसको हैंडल करना थोड़ा ट्रिकी है, और उसको पता है क्या करना है क्योंकि इस ऑपरेशन की वजह से उसने अपनी एक और एबिलिटी अनलॉक की।
फिर वो अपनी स्किल एक्सेसिव इमर्शन एक्टिवेट करता है, जिससे वो अपनी कोई भी एबिलिटी एनहांस कर सकता है। दुश्मन पंच से अटैक करता है, पर प्रोटैगनिस्ट न सिर्फ डॉस करता है बल्कि स्पीड और स्ट्रेंथ के साथ काउंटर अटैक भी करता है। वो दुश्मन के हाथ पे स्ट्राइक करता है, जिससे उसमें से ब्लड जैसा लिक्विड निकलने लगता है। इससे मॉन्स्टर और गुस्सा हो जाता है और ज्यादा वायलेंटली अटैक करता है, पर वो बस जमीन पे ही मार सकता है क्योंकि धुएं के बीच से प्रोटैगनिस्ट बिल्कुल अनहार्म निकलता है। अगले मूव में वो अपनी स्किल पियर्सिंग एक्टिवेट करता है। इसके साथ ही उसको वीक पॉइंट हिट करने का डैमेज बूस्ट बोनस भी मिलता है। ये जान के कि मॉन्स्टर को एग्जैक्ट जगह पे स्ट्राइक करता है और उसको अंदर से जला देता है, जिससे स्टोन जाइंट के अंदर कंबशन हो जाता है। बाकी लोग पूछते हैं ये बंदा कौन है। इमजू बोलती है कि वो बस एक जेनिटर है, पर कोई इस पे यकीन नहीं करता। कोई जेनिटर ऐसे नहीं लड़ सकता और वो इन्वेस्टिगेशन करने का सजेशन भी देते हैं, पर उनका सीनियर सबको बोलता है कि जो देखा उसको सीक्रेट रखो, और बोलता है कि उसका टीचर उन चीज़ों की परवाह नहीं करता जो हंटर्स नॉर्मली एम करते हैं। इतने में प्रोटैगनिस्ट का सिस्टम उसको अलर्ट करता है कि उसने एक पैसिव इफेक्ट एक्टिवेट किया है जो ट्यूबरक्लोसिस जैसे सिम्टम्स देता है जब वो ज़्यादा पावर यूज़ करता है, जिससे वो बहुत गुस्सा हो जाता है। डंजन से बाहर निकलने के बाद मीडिया में खबर फैलती है कि डोंगबिन को ऑपरेशन से निकाला गया और उसने एसोसिएशन मेंबर्स को बोनस के प्रॉमिस से ब्लैकमेल किया। जल्दी ही उसका बॉस बहुत गुस्सा हो जाता है और पूछता है कि कैसे एक लीडर को एसोसिएशन के इतने इंपॉर्टेंट ऑपरेशन से निकाला जा सकता है। बनाई थी। गुस्से से ज़्यादा बॉस खड़ा होता है और डोंगबिन के बाल पकड़ के बोलता है कि वो दोस्त नहीं है और डोंगबिन को अपनी औकात में रहना चाहिए और अपने सीनियर से ज़्यादा अथॉरिटी दिखाने की कोशिश बंद करनी चाहिए। वो बोलता है कि अब मीडिया को उसकी गलती का पता चल गया है तो इसको छुपाना मुमकिन नहीं। तो वो डोंगबिन को बोलता है कि बाहर जाके लीव ऑफ एब्सेंस लिख दे। ये सुन के डोंगबिन बॉस के ऑफिस से भाग जाता है। सु यांग, जो अब तक चुप था, जनरल डायरेक्टर को बोलता है कि डोंगबिन शायद उस जेनेटर को बताए जो उसने ये सिचुएशन सेट की थी। जनरल डायरेक्टर को ये बात समझ आती है और वो एक अल्टरनेटिव सजेस्ट करता है। फिर सु योंग से पूछता है कि मिंजू को टीम लीडर प्रमोट करने के बारे में क्या सोचता है। थोड़ी देर बाद डोंगबिन और ऑपरेशंस टीम 2 के बाकी लोगों को डिसिप्लिन किया जाता है, पर डोंगबिन का रैंक डिमोट हो जाता है और एक हंटर के लिए ये सबसे बुरा हो सकता है। दूसरी तरफ क्लीनिंग टीम सेलिब्रेट करती है और बोलती है कि मिंजू को फाइनली वो रिकॉग्निशन मिल गया जिसका वो हकदार थी। मिंजू दिल से शुक्रगुजार है प्रमोशन के लिए, खासकर अपने पुराने क्लीनिंग टीम कलीग्स के रिकॉग्निशन के लिए। वो जज्बात में आके रोने लगती है। प्रोटैगनिस्ट को समझ नहीं आता कि सब इतने इमोशनल क्यों हैं। मिंजू बोलती है कि उसको पहले बात करने का मौका नहीं मिला क्योंकि सब कुछ इतनी जल्दी हुआ। यिन पूछता है कि क्या अब से वो बॉस होगी। हान बोलता है हाँ, क्योंकि अब मिंजू ऑपरेशंस टीम की लीडर है सुयांग के बराबर। पर मिंजू बोलती है कि उसको अभी भी ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, प्लस उसका ऑफिस थोड़ा खाली है। किम बोलता है कि इसमें कुछ नहीं कर सकते क्योंकि एक साथ इतने लोग छोड़ के चले गए। मिंजू बोलती है कि टोटल 17 हंटर्स गए, ऑलमोस्ट टीम का आधा से ज्यादा, तो उसको लगता है कि शायद इसलिए उसको प्रमोट किया गया। किम बोलता है कि इतना हम्बल होना इरिटेटिंग है और ऐसा नहीं है कि कोई भी ऑपरेशंस लीडर बन सकता है, तो उसको अपने आप पे ज्यादा प्राउड होना चाहिए। मिंजू के दिमाग में लगता है कि उसके टीचर ने इनडायरेक्टली उसकी तारीफ की, पर किम को असल में इरिटेशन है कि वो खुद 30 साल की उम्र तक ऐसा कुछ अचीव नहीं कर पाया। खैर, मिंजू बोलती है कि ये सब उसके टीचर की वजह से है क्योंकि उसने ही उसकी हेल्प की। पर प्रोटैगनिस्ट उसको बोलता है कि ये बात दूसरों के सामने मत बोल क्योंकि उसके कलीग्स उसको कभी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे अगर वो कहती रही कि एक जेनेटर ने उसकी मदद की। प्लस किम की वजह से काफी लोग एक्सपेल हुए तो उसने कुछ दुश्मन भी बना लिए। इसके बाद बाकी टीम मेंबर्स रूम में आते हैं और एक बोलता है कि सपोर्ट टीम थोड़ी लेट होगी। फिर वो क्लीनिंग टीम को देखते हैं और बहुत पोलाइटली ग्रीट करते हैं, कहते हैं कि उनको फाइनली मिलकर खुशी हुई। वो किम से भी इंप्रेस्ड होते हैं, कहते हैं कि वो ऑपरेशन के दौरान लाजवाब था और ये भी बोलते हैं कि उनको सेम टीम की तरह ट्रीट करें। किम को जो भी चाहिए वो सपोर्ट करेंगे। किम को ये सारा एक्साइटमेंट अनकंफर्टेबल लगता है और मिंजू बोलती है कि ये लोग काफी रिलायबल हैं, तो अब कोई क्लीनिंग टीम के रास्ते में नहीं आएगा, अब वो आराम से काम कर सकते हैं। किम को पता चलता है कि लीडर खुद भी काफी एक्साइटेड है, जब तक मिंजू बोलती नहीं कि एक बंदा अभी भी मिसिंग है। प्रोटैगनिस्ट पूछता है कौन। मिंजू बोलती है कि सपोर्ट टीम ने कहा था कि वो एक असिस्टेंट भेजेंगे और किम को समझ आता है कि अब मिंजू एक रिस्पेक्टेड लीडर है क्योंकि पर्सनल असिस्टेंट सिर्फ ऑपरेशंस टीम लीडर्स को दिया जाता है, जैसे उसके पास लाइफ में उसको एक मिला था। अगर वो ली आई यंग भी होती तो उसके पास उससे बोलने के लिए कुछ नहीं होता क्योंकि इस जिंदगी में दोनों एक दूसरे को जानते नहीं। फिर क्लीनिंग टीम डिसाइड करती है कि वो मजू को काम करने दे और निकल जाए। प्रोटैगनिस्ट लीड करता है, पर जैसे ही वो दरवाजा खोलता है उसका सामना असिस्टेंट से हो जाता है। वो अपना इंट्रो देती है सोन हयान सपोर्ट टीम से। ठंडे तरीके से किम बोलता है कि वो मिंजू नहीं है तो लड़की को अपना इंट्रो अपने बॉस को देना चाहिए, उसको नहीं। वो लड़की बहुत शर्मिंदा हो जाती है, पर मिंजू उसका वार्मली वेलकम करती है और बोलती है कि अब से वो साथ काम करेंगे। पार्क अपनी टीम को बोलता है कि चलते हैं ताकि लेट ना हो। मजू बोलती है कि वापस जाते वक्त केयरफुल रहना, और किम ने असिस्टेंट पे जो पहला इंप्रेशन दिया वो काफी डरावना था। कुछ टाइम बाद एसोसिएशन बिल्डिंग में सोन हयान बोलती है कि वो बहुत थक गई है, अभी सिर्फ 2 महीने हुए हैं उसको हायर हुए और उन्होंने उसको असिस्टेंट बना दिया। तभी कोई आता है और पूछता है कि क्या उसका करंट बॉस बहुत अच्छा नहीं है। सोन उसको डिप्टी मैनेजर ली आयांग बुलाती है। डिप्टी मैनेजर पूछती है कि क्या उसको टीम लीडर मिंजू के साथ असाइन किया गया, वो टीम 2 जो ऑलमोस्ट डिसबैंड हो गई थी। सोन बोलती है हाँ, पर प्रॉब्लम मिंजू नहीं, डायरेक्टर है जो शायद उसको ज्यादा ध्यान नहीं देता। परली बोलती है कि सुमिन चियल के राडार से दूर रहना मतलब वो अच्छा काम कर रही है। सोन हयन को ये समझ नहीं आता कि इसका क्या मतलब है। खैर, ली बोलती है कि सुना है मिंजू का एक जेनेटर के साथ अच्छा रिलेशन है जिसको एसोसिएशन के प्रेसिडेंट का सपोर्ट मिलता है। वो पूछती है कि क्या सोन उसको जानती है
और बोलती है कि अगर वो स्मार्ट है तो उसको उसके साथ चिपक के रहना चाहिए। असिस्टेंट बोलती है कि उसकी उससे मुलाकात हुई पर वो उसको बिल्कुल पसंद नहीं आया क्योंकि वो डरावना था। सोन किम के बारे में इतना कंप्लेन करती है कि डिप्टी मैनेजर का सिर दर्द होने लगता है। तब ली बोलती है कि किम शायद क्लीनिंग टीम के साथ बहुत मेहनत करता है क्योंकि उनका बजट अचानक बढ़ गया और ऑपरेशंस टीम के वो मेंबर्स जो क्लीनिंग टीम का डिसरिस्पेक्ट करते थे सबको हटा दिया गया, ये सब किम की रेपुटेशन की वजह से। पर सोन बोलती है कि जैसे ही कोई बड़ा प्रॉब्लम आएगा वो बेट करती है कि किम ब्लेम डॉस करेगा और किसी और पे डाल देगा। ये सब सुन के ली को किम के बारे में क्यूरियोसिटी होती है और वो बोलती है कि अब वो जानना चाहती है कि वो कैसा इंसान है। इतने में प्रोटैगनिस्ट काम करते हुए एक अजीब सा फीलिंग महसूस करता है जैसे कोई उसके पीछे उसकी बात कर रहा हो। खैर पूरी ग्रुप डंजन में काम कर रही है, प्रोटैगनिस्ट भी काम कर रहा है पर वो काफी थका हुआ लगता है। तभी मजू आती है और उसको सरप्राइज करती है। किम बोलता है कि वो यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करनी चाहिए, काम करना चाहिए, पर मजू बोलती है कि ये भी काम ही है। न्यूली प्रमोटेड टीम लीडर भी डंजन साफ कर रही है और किम बोलता है कि उसके टीम मेंबर शायद बहुत खुश होंगे। मजू अकेली नहीं आई, वो अपनी टीम भी लाई और सबको क्लीनिंग का काम दे दिया। हालांकि उनको ये प्रॉपर्ली करना नहीं आता जब तक पार्क उनको डिटेल्स में हेल्प नहीं करता। तो यिन बोलती है कि उसको डिसइंफेक्टिंग में हेल्प चाहिए और काम नहीं होगा अगर कोई हेल्प न करे। जल्दी ही मजू की टीम हेल्प ऑफर करती है और बोलती है कि अब वो एक टीम है दिल और जान से। ये देख के किम सीरियस रहना छोड़ देता है। थोड़ी देर बाद वो पूछता है कि मजू ने अपनी टीम को क्लीनिंग के लिए क्यों लाया। वो बोलती है कि उसको इस महीने का ऑपरेशंस प्लान बनाने में प्रॉब्लम हो रही है। प्रोटैगनिस्ट को अब समझ आता है और वो पूछता है कि मजू को क्या चाहिए। मजू बोलती है कि उसकी टीम को इस महीने 50 डंजन्स का कोटा है पर अभी जितने लोग हैं उसको नहीं लगता कि ये पॉसिबल है। किम बोलता है कि शायद वो सही है। मजू बोलती है कि इसके अलावा उसको बताया गया कि ब्लू ग्रेड डंजन्स कोटा में काउंट नहीं होंगे, पर किम बोलता है कि ये बकवास है। वो बोलता है कि मेन ऑफिस लोअर क्लास डंजन्स रैंडमली असाइन करता है। एसोसिएशन के लिए फर्क नहीं पड़ता जब तक मिशन कंप्लीट हो। लोअर ग्रेड डंजन्स काउंट होते हैं और इनको सिर्फ 4 लोग भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो वो अपने मेंबर्स को 3 टीम्स में बांट सकती है और एक दिन में 2 डंजन्स क्लियर कर सकती है। कुछ लोग तो 10 साल टीम लीडर होने के बाद भी कुछ नहीं जानते। तो किम सोचता है कि एक नई टीम लीडर जैसे मजू को क्या पता होगा। मजू को सच में कुछ आइडिया नहीं था। वो उसको थैंक्स बोलती है और कहती है कि वो हमेशा अपने टीचर के एहसान में रहती है। इस पे प्रोटैगनिस्ट बोलता है कि उसने उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया तो मिंजू लीड करे और अपनी टीम ले जाए क्योंकि उनको अभी भी डंजन साफ करना है। इस पे मजू पूछती है कि क्या वो डिस्टर्ब कर रही है। किम बोलता है कि वो नहीं, पर उसकी असिस्टेंट कर रही है। मिंजू पूछती है कि क्या वो दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं। किम बोलता है नहीं, उसने उसको पहली बार ऑफिस में देखा था। इसके बाद मजू बोलती है कि उसके पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों एक दूसरे को उस दिन से घूर रहे हैं और उसको लगा शायद वो एक्सेस हैं। ये सुन के किम काफी शर्मिंदा हो जाता है। सोन हयान बोलती है कि मजू को जनरल ऑपरेशंस मीटिंग अटेंड करना है। लीडर बोलती है कि अभी टाइम है, पहले रुक के खाना खा लेंगे। मजू असिस्टेंट को बोलती है कि जाओ रेस्टोरेंट में रिजर्वेशन कर दो क्योंकि डंजन के अंदर फोन काम नहीं करते। सोन हयान बोलती है कि वो कर देगी। किम बोलता है कि फोन अंदर काम करते हैं। मजू को पता है, पर वो बोलती है कि उसको किम से अकेला बात करनी थी। फिर वो अपने टीचर से पूछती है कि क्या वो सपोर्ट टीम के किसी को जानता है। किम बोलता है नहीं और पूछता है कि वो क्यों पूछ रही है। मजू बोलती है कि उसको सपोर्ट टीम से किसी का कॉल आया था जो उससे मिलना चाहता है। पर अजीब बात यह है कि उसने मिंजू से कहा कि ये बात सोन हयान से सीक्रेट रखे। प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि सपोर्ट टीम का कोई उसको क्यों ढूंढ रहा है और वो भी पर्सनली। उसको लगता है कि शायद इसलिए क्योंकि उसने ऑपरेशंस टीम को तोड़ा था और वो उसको धमकी देना चाहते हैं कि ऐसा दोबारा ना करे। तो वो मीटिंग के लिए एग्री करता है और मिंजू को बोलता है कि जाकर सेट कर दे। थोड़ी देर बाद वो क्लीनिंग खत्म करते हैं और मजू बोलती है कि वो सबके लंच का बिल देगी अपनी प्रमोशन सेलिब्रेट करने के लिए। अगले दिन एक और डंजन दिखता है। एक डरा हुआ लड़का अपने भाई को ढूंढने अंदर जाता है जब तक उसको कोई चिल्लाता हुआ नहीं सुनता, पर ये उसका भाई नहीं, एक मॉन्स्टर है और वो मॉन्स्टर ही हेल्प मांग रहा है। लड़का पूछता है कि क्या क्रीचर ठीक है, पर मॉन्स्टर एक डरावने लुक के साथ उसके पास आता है जिससे लड़का डर के रोने लगता है। थोड़ी देर बाद एसोसिएशन में लेटेस्ट खबर फैलती है कि दोपहर के वक्त एक मिडिल स्कूल का लड़का गलती से डंजन में घुस गया और मॉन्स्टर ने उस पर अटैक किया। थैंक गॉड कोई सीरियस इंजरी नहीं हुई और लड़का हॉस्पिटल में ऑब्जर्वेशन में है। विटनेसेस कहते हैं कि डंजन एंट्रेंस पे कोई बैरियर्स नहीं थे। मिंजू का बॉस उसको बुलाता है और वो बोलती है कि उसको नहीं पता था कि डंजन्स जनरल पब्लिक के लिए एक्सेसिबल हैं, पर बॉस बोलता है कि ये सबको पता है और पूछता है कि उसने एंट्रेंस पे बैरियर्स क्यों नहीं लगाए जबकि ये बेसिक प्रोसीजर है। किम सोचता है कि अच्छा हुआ उन्होंने लड़के को जॉब छोड़ते वक्त देखा। अगर वो कुछ मिनट लेट होते तो शायद उसको जिंदा नहीं पाते। बॉस डिमांड करता है कि वो एक्सप्लेनेशंस दे वरना बातें और खराब हो जाएंगी। तब किम ब्लेम ले लेता है। वो बोलता है कि उसने बैरियर लगाने का सोचा था पर भूल गया और खाना खाने चला गया। मुँह पूछती है ये सब क्यों कर रहा है। उसको याद है उसने खुद बैरियर लगाया था, पर प्रोटैगनिस्ट उसको बोलता है डायरेक्टर के सामने आवाज मत उठाओ। बॉस पूछता है क्या ये गलती क्लीनिंग टीम की है, पर किम बोलता है नहीं और पूरी जिम्मेदारी लेता है। बॉस पूछता है सब ब्लेम लेने का क्या फायदा। किम बोलता है कोई फायदा नहीं, बस सच बोल रहा है और अगर जरूरत पड़ी तो अपनी गलती की जिम्मेदारी खुद लेगा। बॉस बोलता है कॉन्फ्रेंस सुबह 9 बजे है, इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद किम डिसिप्लिनरी एक्शन से नहीं बच सकता। फिर सबको डिसमिस कर दिया जाता है और वो डायरेक्टर के ऑफिस से निकल जाते हैं। वो फिर पूछती है किम ने ऐसा क्यों किया। उसने अपनी आंखों से बैरियर लगाते देखा था और उसको लगता है किम क्लीनिंग टीम को बचाने के लिए ये कर रहा है, पर वो इससे एग्री नहीं करती।
वो बोलती है बैरियर ना भी होता तो बच्चा आसानी से अंदर नहीं जा सकता था, और डंजन अभी क्लियर हुआ था तो मॉन्स्टर का होना भी नहीं चाहिए था। ये सब कुछ सेंस नहीं बनाता, कोई इसके पीछे जरूर है। इसलिए वो किम के अकेले ब्लेम लेने से एग्री नहीं है। प्रोटैगनिस्ट को शक है ये सच में सेटअप हो सकता है, पर वो पूछता है क्या उसके पास कल्प्रेट को पकड़ने या कन्फेस करवाने का कोई तरीका है। वो बोलता है जो भी ये किया है वो कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं, तो कल की कॉन्फ्रेंस से पहले कल्प्रेट ढूंढना मुश्किल है, और एमजेयू को इसमें नहीं पड़ने के लिए बोलता है। किम को पता है ये सेटअप था, क्योंकि वेगा मॉन्स्टर का उस डंजन में आना पॉसिबल नहीं था, और जब ये लड़के तक पहुंचा तब ये ऑलमोस्ट डेड था। पर अब ये सब बेकार है। अब वो बस ये सोच रहा है कि उसको एक और स्किल अनलॉक होने वाली है, क्योंकि कंडीशन है क्लीनिंग टीम में पब्लिक इंटरेस्ट बढ़ाना। इधर मिंजू को लगता है कुछ गलत है। वो सोचती है अगर किसी ने गलती से बैरियर हटा भी दिया तो 30 मिनट पहले बच्चा डंजन में कैसे घुस गया, ये सेंस नहीं बनाता। और वैसे भी एक मॉन्स्टर बचा था डंजन में जो सपोजिटली क्लियर हो चुका था। उसके लिए ये पक्का अपने टीचर और क्लीनिंग टीम के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी है। सिचुएशन से लगता है कल्प्रिट एसोसिएशन के अंदर का है, पर वो कुछ कर नहीं सकती, बस देखती रह जाती है, जो उसको बहुत फ्रस्ट्रेट करता है। तब उसका टीम बोलता है उन्होंने सुना क्या हुआ और उनको भी लगता है कुछ गलत है। उनको पता है किम ने कुछ नहीं किया, फिर भी वो ब्लेम ले रहा है। वो रियल कल्प्रिट ढूंढने में हेल्प करना चाहते हैं, क्योंकि किम ने पहले उनकी मदद की थी मॉन्स्टर को हरा के, और अब वो उसका फेवर रिटर्न करना चाहते हैं। मूर को अपनी टीम का डिटर्मिनेशन दिखता है, तो वो बोलती है अभी से सारे ऑपरेशन सस्पेंड हैं और टीम रियल कल्प्रिट के पीछे जाएगी। वो ये भी बोलती है अगर मंथली कोटा मिस भी हो जाए तब भी ये मिशन कंटिन्यू रहेगा, और अगर किसी को एतराज है तो अभी बोले। पर टीम में कोई अपोज नहीं करता। जब वो जाने लगती है तब उसकी मुलाकात डिप्टी मैनेजर ली आयोंग से होती है, जो खुद को इंट्रोड्यूस करती है और बोलती है फाइनली मुझ से मिल रही है। कुछ घंटे पहले सोन हाइन रोती हुई बोलती है उसने अभी स्टार्ट किया था और इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया। पर ली बोलती है ये उसकी गलती नहीं, और पूछती है रिस्पॉन्स प्लान क्या है। सॉन्ग बोलती है जेनिटर किम प्रेस के सामने पूरी जिम्मेदारी लेगा। ली शॉक में पूछती है प्रेसिडेंट के क्लोज बंदे ऐसी गलती कैसे कर सकते हैं। सॉन्ग बोलती है किम ब्लेम ले रहा है पर वो रिस्पॉन्सिबल नहीं था। ली पूछती है क्या वो सच में अपनी गलती नहीं होने पर भी जिम्मेदारी लेगा। उसने सोचा नहीं था एसोसिएशन में ऐसा कोई है। वो सोचती है किम क्या करने की कोशिश कर रहा है, और क्या प्रेसिडेंट के क्लोज होने के बावजूद उसकी ऐसी पर्सनैलिटी है। ली को लगता है कि ऐसा कोई बंदा शायद एसोसिएशन के सारे गंदे सड़े हुए लोगों को साफ कर सकता है। तो वो सोन हायन से बोलती है ये बात सीक्रेट रख, पर किम की इस सिचुएशन में मदद करने का सजेशन देती है। अभी के टाइम में ली एमजेयू से बोलती है कि वो मदद के लिए आई है। वो बोलती है उसको सिचुएशन के बारे में पता है, और पूछती है क्या मिनाजू एक्सीडेंट का सच इन्वेस्टिगेट करने का प्लान बना रही है। एमजेयू बोलती है हाँ। ली पूछती है कोई प्रोग्रेस हुआ क्या। मिंजू बोलती है नहीं, पर वो लोकेशन पे जाने वाली है और सिक्योरिटी फुटेज लेने की कोशिश करेगी। ली बोलती है उसको ये झंझट से बचा लेगी, क्योंकि एसोसिएशन का हिस्सा होने के बावजूद एमजेयू सिक्योरिटी कैमराज एक्सेस नहीं कर पाएगी। वैसे भी डंजन सिटी के थोड़ी रनडाउन एरिया में था, तो वहाँ पास में कैमराज भी नहीं है, वहाँ जाना टाइम वेस्ट होगा। पर खुशकिस्मती से इंसिडेंट के टाइम पास में कुछ पार्क्ड कार्स थी और उनमें से कुछ क्लूज मिल सकते हैं। ली बोलती है उसने सॉन्ग हायोन से कार्स ट्रैक करवाई, क्योंकि उसने रेस्टोरेंट रिजर्वेशन के टाइम कुछ कार्स देखी थी। जल्दी ही जब कार्स मिल जाएंगी तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से उनको एक्सेस कर लेंगे। एमजेयू ली को हेल्प के लिए थैंक यू बोलती है, पर ली बोलती है ये फ्री नहीं है। एमजेयू बोलती है वो 3 दिन से ऑपरेशंस लीडर है, उसके पास कुछ ऑफर करने को नहीं है। ली पूछती है क्या मिंजू और किम क्लोज हैं। मिंजू बोलती है हाँ। ली बोलती है रूमर्स हैं कि किम फ्रीलांस हंटर है, शायद एसोसिएशन के प्रेसिडेंट से डायरेक्टली कनेक्टेड भी। वो पूछती है क्या ये रूमर्स सच हैं, पर एमजेयू बोलती है उसने पहली बार सुना। ये सुन के ली को बड़ा शॉक लगता है। वो बोलती है ये रूमर्स हेडक्वार्टर्स में वीक से चल रहे हैं। एमजेयू बोलती है उसके ज्यादा दोस्त नहीं, तो उसको कुछ पता नहीं चला। ली पूछती है क्या मिंजू सच में सोचती है किम बस एक सिंपल जैनिटर है, क्योंकि उसके रिएक्शन से लगता है एमजेयू बहुत नाइव है। ये सोच के लिए हंसने लगती है, क्योंकि एक जैनिटर का ब्लेम लेना जो उसकी गलती नहीं थी, और एक टीम लीडर का सबको इन्वॉल्व करना बस उसकी मदद के लिए। ये सब उसको लगता है शायद एसोसिएशन में अब भी कुछ लोग हैं जो बाकी सड़े हुए लोगों जैसा नहीं है। तो वो बोलती है वो मदद करेगी और बदले में किम से पर्सनली मिलना चाहती है। फिर पूरी ऑपरेशंस टीम सेलिब्रेट करती है। इधर प्रोटैगनिस्ट एक क्लोथिंग स्टोर से निकल रहा है, उसने कॉन्फ्रेंस के लिए कुछ कपड़े खरीदे। तब उसको सोयेन का कॉल आता है, जो पूछती है क्या किम ने एमजेयू से बात की, क्योंकि एमजेयू उसके कॉल्स नहीं उठा रही। किम बोलता है शायद वो किसी डंजन में बिजी है, पर सोयेन बोलती है आज एमजेयू का डे ऑफ है। वो बोलती है शायद बात सीरियस नहीं, पर उसको एमजेयू का एक कंसर्निंग मैसेज मिला। उसमें एमजेयू ने कहा था वो किम को बचाएगी, और अगर वो लेट हो जाए तो सोयेन किम को कॉन्फ्रेंस न जाने के लिए कन्विंस करे। वो पूछती है क्या किम को पता है ये क्या है। किम जवाब देने के बजाय बोलता है अभी कॉल कट करना पड़ेगा। उसके तुरंत बाद वो मिंजू को कॉल करता है, जानना चाहता है वो क्या प्लान कर रही है। आखिर में एमजेयू कॉल उठाती है और किम पूछता है वो अभी क्या कर रही है। एमजेयू बोलती है वो देजान जा रही है। किम पूछता है क्यों, क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। एमजेयू बोलती है वो प्रूफ ढूंढने जा रही है कि किम इनोसेंट है और वो लीड्स फॉलो कर रही है, इसलिए देजान जा रही है। किम उसको याद दिलाता है कि उसने बोला था चुप रहने को और इसमें इन्वॉल्व ना होने को, पर मिंजू बोलती है वो अपने टीचर को मुश्किल में नहीं देख सकती। ये लास्ट चीज़ थी जो प्रोटैगनिस्ट चाहता था, पर उसको पता है एमजेयू जिद्दी है और उसको रोक नहीं पाएगा। तो वो उसको बोलता है अपनी सर्च कंटिन्यू करो।
वो सोचता है एमजेयू को कोई प्रूफ नहीं मिलना चाहिए और बेहतर है वो कॉन्फ्रेंस खत्म होने तक वहाँ से दूर रहे। एमजेयू किम से इंजर्ड चाइल्ड के बारे में कुछ बोलना चाहती है पर वो उससे पहले ही कॉल कट कर देता है। उसके बाद किम गुस्से में सड़क के बीच चिल्लाता है। इससे आसपास के लोग डर जाते हैं। किम खुद को चोट पहुंचाता है और इससे वो बैटल मोड में चला जाता है। उसने ये जानबूझ के किया ताकि उसकी सुपर स्पीड स्किल एक्टिवेट हो सके और वो इसका यूज करता है मिंजू के पीछे भागने के लिए, क्योंकि उसको हर हाल में मिंजू को प्रूफ ढूंढने से रोकना। दूर हॉस्पिटल में जहां बच्चा है, ली आयोंग अपना इंट्रो देती है एसोसिएशन एम्प्लॉय के रूप में और विक्टिम के एक रिलेटिव से बात करती है। वो आदमी बोलता है उसके पास एसोसिएशन के लिए कुछ कहने को नहीं है। ली बोलती है क्लीनिंग टीम एक स्टेटमेंट देगी कि केस अभी इन्वेस्टिगेट हो रहा है, पर जो हुआ वो उनकी गलती नहीं थी, पर अगर ऐसे ही चलता रहा तो क्लीनिंग टीम को ब्लेम किया जाएगा जो उन्होंने नहीं किया। लेकिन आदमी बोलता है ये तो अच्छा है क्योंकि उसके लिए किम जुन वू का नुकसान होना अच्छी बात है। कुछ देर बाद देजान के एक पार्किंग लॉट में एक आदमी जाने वाला होता है जब किम उसकी खिड़की पे नॉक करता है और उसको डरा देता है। प्रोटैगनिस्ट बोलता है वो एसोसिएशन से है और उसकी मदद चाहिए। आदमी पूछता है एसोसिएशन क्या चाहती है। किम सीधा उस गाड़ी का कैमरा उठाता है और तोड़ देता है। आदमी पूछता है ये क्यों किया। किम बोलता है कोई बाद में आके कंपेंसेट करेगा। फिर वो दोबारा खुद को चोट पहुंचाता है बैटल मोड में जाने के लिए और वहां से भाग जाता है। थोड़ी देर बाद एमजेयू अपनी टीम के साथ वहां पहुंचती है और कार ओनर से बोलती है वो एसोसिएशन से है और उसकी मदद चाहिए। पर गुस्से में आदमी बोलता है अब उसका एसोसिएशन से कोई लेना देना नहीं और धमकी देता है कि वो सू करेगा। एमजेयू उसको शांत करने की कोशिश करती है पर उसकी टीम का एक मेंबर बोलता है इस कार का कैमरा भी टूटा हुआ है। एमजेयू को समझ आता है किसी ने उनके पहले कार्स तक पहुंच के ये किया और वो सोचती है ये लोग इसके लिए कितना आगे तक जाएंगे। हॉस्पिटल में ली जो सुनती है उससे शॉक हो जाती है। वो पूछती है ये आदमी किम को क्यों नीचे लेना चाहता है और क्या वो किसी के ऑर्डर्स फॉलो कर रहा है। आदमी पूछता है क्या एक हंटर को जो फायर हो चुका है अब भी एसोसिएशन के ऑर्डर्स मानने पड़ते हैं। वो बोलता है उसको अपने भाई के साथ जो हुआ उसके लिए सॉरी तक नहीं मिला और ऊपर से एसोसिएशन का कोई उससे इंट्रोगेट करने आया। ये बोलती है वो मदद करने की कोशिश कर रही है पर गुस्से में आदमी बोलता है ये सब बस दिखावा है और उसके पास एसोसिएशन के लिए कुछ कहने को नहीं। आसपास के लोग चुपके चुपके बातें करने लगते हैं ये हंगामा सुन के। ली सोचती है बेहतर है जब कोई न हो तब वापस आए। इधर वो आदमी हॉस्पिटल रूम में वापस जाता है और उसका भाई पूछता है क्या अब ये सब बंद कर सकते हैं, क्योंकि बच्चा बोलता है सारा दिन हॉस्पिटल में रहना सफोकेटिंग है और वो और इंजेक्शंस नहीं चाहता। पर आदमी बोलता है उसके भाई ने वादा किया था बदला लेने में मदद करने का और कल सब खत्म हो जाएगा तो बच्चे को थोड़ा और सब्र करना होगा। तब कोई आता है और बोलता है वो सोच रहे थे सब छोड़ दें पर किस्मत ने उनको एक बार फिर मिला दिया। आदमी देखता है ये किम जुन वू है। किम बोलता है अब सब कुछ समझ आता है। एक फ्रस्ट्रेटेड एक्स हंटर ने अपने नॉलेज का यूज करके एक ऑलमोस्ट डेड मॉन्स्टर को पकड़ा ताकि अपने भाई को फेक खतरे में डाल सके। ये सब एक बकवास बदले के लिए जो बस उसकी नीच पर्सनैलिटी दिखाता है। बच्चा किम को देख के समझ जाता है कि उसका भाई जिससे बदला लेना चाहता है वही उसको बचाने वाला था। बड़ा भाई बोलता है ये सब किम की गलती है क्योंकि एक जेनिटर की वजह से जॉब छोड़ने के बाद घर चलाना मुश्किल हो गया। पर किम बोलता है उसने झगड़ा शुरू नहीं किया था, फिर भी वो सब माफ कर देता है। प्रोटैगनिस्ट सोचता है सीन बनाने की जरूरत नहीं क्योंकि उसकी स्किल अनलॉक होने वाली है और एक अजीब तरीके से वो इस बंदे का शुक्रिया भी कर सकता है। तो वो चला जाता है और दोनों भाइयों से बोलता है कल तक कुछ न करें। किम बोलता है कि किसी से ग्रज रखने से कभी कुछ अच्छा नहीं होता, इसके बजाय उसको अपने भाई का बेहतर ख्याल रखना चाहिए। जब वो चला जाता है लड़का बोलता है कि उसके भाई को माफ कर दिया गया है, अब इससे आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। अगले दिन पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए तैयार होती है और प्रोटैगनिस्ट अपना स्टेटमेंट देने वाला होता है। वो अपना इंट्रो देता है किम जुन वू डंजन क्लीन अप टीम का जेनेटर और शुरू में उस बच्चे से माफी मांगता है जो एक्सीडेंट में हर्ट हुआ। वो बोलता है कि डंजन के एंट्रेंस पे बैरियर ना लगाना उसकी गलती थी, इसलिए एक्सीडेंट हुआ और पूरी जिम्मेदारी लेता है। ये सोच के प्रोटैगनिस्ट को लगता है उसने कर दिया, अब कोई उसको नहीं रोक सकता क्योंकि उसका स्किल अनलॉक करने का गोल पूरा हो जाएगा। पर उसको शॉक लगता है जब कोई और आगे आता है ब्लेम लेने के लिए। पार्क क्लीन अप टीम का लीडर बोलता है असली जिम्मेदार वो है। किम बोलता है उसने तो पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन कर दी। तो पार्क बोलता है अगर ऐसा है तो किम अब जा सकता है। वो ये भी बोलता है कि किम ने उसकी बहुत मदद की है, अब उसकी बारी है फेवर रिटर्न करने की। फिर पार्क सबको अपना इंट्रो देता है क्लीन अप टीम के चीफ के रूप में और किम उसकी टीम का पार्ट है तो एज ए लीडर सारी गलतियां उसकी जिम्मेदारी हैं। प्रोटैगनिस्ट सोचता है अगर ऐसे बात रखी तो टीम में कोई नहीं बचता जो गिल्टी ना हो और ये वही चीज़ है जो वो नहीं चाहता था। फिर हान और सोयान आगे आते हैं, अपना इंट्रो देते हैं क्लीन अप टीम के मेंबर्स के रूप में और किम पूछता है ये लोग भी क्यों इन्वॉल्व हो गए। वो बोलते हैं किम के उलट वो वेटरन्स हैं और न्यूकमर्स की गलतियों की जिम्मेदारी भी लेते हैं। किम सोचता है हमेशा कोई ना कोई उसके रास्ते में क्यों आता है और उसके सारे एफर्ट्स स्किल अनलॉक करने के लिए बेकार गए। फिर एक रिपोर्टर पूछता है कि एक्सीडेंट पूरी क्लीनअप टीम की जिम्मेदारी थी, पर हर कोई अपनी अपनी जिम्मेदारी लेता है जिससे सब कंफ्यूज हो जाते हैं। तब किम बोलता है सब चुप करो और जर्नलिस्ट को बोलता है कि लिखो ब्लेम सिर्फ और सिर्फ किम जुन वू पे है, बाकी कोई गलत नहीं है। पर तब एमजेयू आती है और बोलती है कि एक्सीडेंट में हर्ट हुआ बच्चा कुछ बोलना चाहता है। लड़का बोलता है वो बस डंजन के अंदर का क्यूरियस था और उसने खुद बैरियर हटा के अंदर गया, इसलिए वो माफी मांगता है। सब ये सुन के सवाल उठाने लगते हैं कि असल में क्या हुआ। मिंजो बोलती है क्लीन अप टीम का इससे कोई लेना देना नहीं, उन्होंने बैरियर वैसे ही लगाया था जैसे हमेशा करते हैं। लड़के का बड़ा भाई बोलता है कोई नहीं मानेगा कि उसने ये अकेला किया। ली बोलती है बच्चे झूठ बोलने में बड़े खराब होते हैं और लड़के ने ये भी कहा कि वो अकेला था ताकि अपने भाई को ट्रबल ना हो। बड़ा भाई मान जाता है कि लड़के का दिल अच्छा है, उसके जैसा नहीं जो बदले के चक्कर में हद से आगे चला गया।
वो बोलता है उसको ऐसा भाई डिजर्व नहीं और इसलिए वो खुद सरेंडर करने को तैयार है। फिर लड़का अपने भाई को आते देख के याद करता है जब उनके डैड का फ्यूनरल हुआ था तब उसके भाई ने कहा था कि वो पुराने आदमी का रोल पूरा करने की पूरी कोशिश करेगा। वो जल्दी इमोशनल हो जाता है और पूछता है क्या उसका भाई जेल जा रहा है। बड़ा भाई बोलता है उसको सजा मिलनी चाहिए क्योंकि उसने गलत किया। लड़का सोचता है उसकी वजह से भाई जेल जा रहा है, पर बड़ा भाई बोलता है ऐसा नहीं है। वो लड़के से बोलता है अच्छे से जियो, चाहे अकेला ही क्यों ना हो, और वो जल्दी वापस आ जाएगा। वो उसको बिहेव करने और बड़ों की बात मानने को भी बोलता है। लड़का एग्री करता है और अपने भाई से बोलता है वो भी अपना ख्याल रखे। इधर प्रोटैगनिस्ट को लगता है स्किल अनलॉक का मिशन फेल हो गया और वो बस ये सब खत्म करना चाहता है। प्रोटैगनिस्ट ने हाइपर बूस्ट और हेलफायर जैसी एबिलिटीज अनलॉक कर ली हैं। सब स्किल्स को अनलॉक करना आसान था, पर इस बार बात अलग थी क्योंकि किम को लगा था वो फेल हो गया जब क्लीनिंग टीम ने उसके पब्लिक कन्फेशन के वक्त सीन बनाया। वो केओस इंसिडेंट से भी ज्यादा अटेंशन खींच गया और लोगों को असल में बच्चे या उसके बारे में कोई परवाह नहीं थी। ये सोशल मीडिया पे जब टॉपिक बड़ा हुआ तब और क्लियर हो गया जब बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, पर सबसे ज्यादा बात सोयान की सुंदरता पे हो रही थी, जिससे प्रोटैगनिस्ट को लगा कि दुनिया सच में खराब है। सोयान सिर्फ एक बार लाइव आई थी, फिर भी क्लीनिंग टीम पे अटेंशन खींच लिया, जिससे किम सोचता है कि उसको स्किल अनलॉक के लिए उसका शुक्रिया करना चाहिए। उसके बाद वो एमजेयू के ऑफिस जाता है और पूछता है उसको क्यों बुलाया। एमजेयू बोलती है उसने पहले बताया था कि कोई उससे मिलना चाहता है इसलिए बुलाया। ली आयोंग अपना इंट्रो देती है और बोलती है किम से मिलकर खुशी हुई। प्रोटैगनिस्ट को तुरंत ली याद आती है जो उसकी पहले असिस्टेंट थी, पर उसको इतना खुश और मुस्कुराता देख के वो सोचता है क्या ये वही ली है जो यंग न्यू में थी। पहले वाली ली जो हमेशा उदास एक्सप्रेशन के साथ रहती थी, उसके मुकाबले ये बिल्कुल अलग लगती है। किम सोचता है कि वो एक ही ऐसी थी जिसने उसकी मौत देखी थी और अब उसका ये बिहेवियर बड़ा सस्पिशियस लग रहा है, पर अभी के लिए वो सोचता है नेचुरल बिहेव करना बेस्ट है, तो वो उसको ग्रीट करता है। और ली बोलती है उसने किम के बारे में बहुत सुना है और कॉन्फ्रेंस पे उसका स्टांस उसको पसंद आया, पर वो बोलती है किम उतना करिज्मेटिक नहीं है जितना उसने सोचा था। प्रोटैगनिस्ट पूछता है क्या उसको करिज्मेटिक होना चाहिए। ली बोलती है हाँ, क्योंकि वो ऐसा ही करती, खासकर जब बात उनकी होने वाली डिस्कशन जैसी हो। सीधा पॉइंट पे आते हुए ली पूछती है किम कितना आगे जाना चाहता है। किम कंफ्यूज हो जाता है। वो जानना चाहती है कि किम कितना ऊपर चढ़ने का प्लान बना रहा है, पर किम बोलता है उसको कुछ समझ नहीं आ रहा। ली बोलती है अगर किम उसकी मदद एक्सेप्ट करे तो वो रैंक में ऊपर जा सकता है, शायद डायरेक्टर भी बन सकता है। ली बोलती है उसको हेडक्वार्टर्स को उल्टा पुल्टा देखना पसंद आएगा। क्लीनिंग टीम तो किम के बिना कैफेटेरिया तक एक्सेस नहीं कर सकती थी। सपोर्ट टीम थोड़ी बेहतर कंडीशन में है, पर ज्यादा फर्क नहीं। क्लीनिंग और सपोर्ट टीम दोनों को हमेशा बुरा ट्रीट किया गया है, पर एक दिन एक जैनिटर आया और रैंक की परवाह किए बिना चीजें हिला दी। इसने ली का इंटरेस्ट जगाया। किम पूछता है क्या वो ये बोल रही है कि सपोर्ट टीम मदद करेगी तो उसको डायरेक्टर बनना चाहिए। ली बोलती है बिल्कुल ऐसा नहीं है, बस अगर वो कुछ करने वाला है तो जितना हो सके उतना आगे जाए। किम के लिए ये दोनों बातें एक ही हैं। ली बोलती है उसने पॉइंट तुरंत समझ लिया। दोनों के बीच अटेंशन नोटिसेबल हो जाती है, यहाँ तक कि मिंजू को भी दिख जाता है। ली बोलती है उसको किम के फ्यूचर प्लान्स का नहीं पता, पर वो नहीं सोचती कि क्लीनिंग टीम में रह के किम ज्यादा कुछ कर सकता है। अगर उसके पास और कार्ड्स हैं तो वो कहीं ज्यादा आगे जा सकता है। एमजेयू इंटरप्ट करके सॉरी बोलती है, पर पूछती है क्या वाइस मैनेजर का ऐसे अकेला डिसाइड करना ठीक है। ली बोलती है उसके पास वो अथॉरिटी है। मिंजू पूछती है सपोर्ट टीम असल में कितनी मदद दे सकती है। ली बोलती है सपोर्ट टीम बहुत कुछ दे सकती है, माइनस क्राफ्टेड वेपन्स, स्पेसिफिक सपोर्ट और भी बहुत कुछ, पर ये बेनिफिट्स ऑपरेशंस टीम को कन्विंस करने के लिए ज्यादा यूजफुल होंगे, क्लीनिंग टीम के लिए नहीं। किम सोचता है इस औरत के इतना कॉन्फिडेंट होने की वजह है माइनस उसका बाप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मेंबर है। वो एसोसिएशन के उन चंद सीनियर एग्जीक्यूटिव्स में से है जो सच में ऑर्गेनाइजेशन चलाना जानते हैं, और ली भी मैनेजर के पोजीशन तक पहुंच गई है। जब से ली वापस आई अब वो सिर्फ डेप्यूटी मैनेजर है, पर उसने और उसके डैड ने एसोसिएशन के अंदर एक जबरदस्त कनेक्शन बनाया था। बदकिस्मती से ये ज्यादा देर नहीं चला। पहले ली को एसयू हेडक्वार्टर्स के रेनोवेशन के दौरान उसकी पोस्ट से निकाल दिया गया था। शायद उसका अपने सीनियर्स से झगड़ा हुआ और उसने अपना इन्फ्लुएंस खो दिया। जब तक वो प्रोटैगनिस्ट की पर्सनल असिस्टेंट नहीं बनी तभी शायद उसकी पर्सनैलिटी बदली और वो रोबोटिक सी हो गई। किम सोचता है क्या ली का ये प्रपोजल असल में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दुचिक का प्लान है, क्योंकि अगर वो गलती से इसमें कॉपरेट करता है तो जब दुचिक की पावर जाएगी क्लीनिंग टीम और ऑपरेशंस टीम दोनों भी बिना किसी निशान के गायब हो सकते हैं। फिर प्रोटैगनिस्ट अपना मन बना लेता है। वो ऑफर के लिए शुक्रिया बोलता है पर मना कर देता है। ली पूछती है क्यों, और सवाल करती है क्या कोई ऐसी कंडीशन नहीं जिसमें वो एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि वो तो बस ये बोल रही थी कि किम जो कर रहा है उसको वैसा ही कंटिन्यू करना चाहिए। प्रोटैगनिस्ट बोलता है इसके लिए उसको किसी मदद की जरूरत नहीं। ली पूछती है क्या वो सच में इतना कॉन्फिडेंट है या उसको किसी वजह से ली पसंद नहीं। किम नहीं सोचता कि ली उसकी पास्ट लाइफ में मौत के लिए जिम्मेदार थी, पर वो ये भी नहीं सोचता कि उस पर पूरा भरोसा कर सकता है। वो बोलता है दोनों ऑप्शंस गलत हैं, माइनस हेडक्वार्टर्स को उल्टा पुल्टा करना या रैंक्स में चढ़ना। वैसे भी उसके कभी इतने बड़े एम्बिशंस नहीं थे और अब उसको जाना है क्योंकि अभी भी क्लीनिंग का काम बाकी है। कुछ देर बाद प्रोटैगनिस्ट क्लीन अप टीम के साथ जाता है। पार्क बोलता है वो शुरू करने वाले हैं, पर प्रोटैगनिस्ट पॉइंट आउट करता है कि हान अभी नहीं आया। चीफ बोलता है उसने बताना भूला, पर हान आज काम नहीं करेगा क्योंकि उसकी बहन काफी टाइम बाद कोरिया वापस आ रही है और वो उससे मिलने गया है। उसकी बहन इंटरनेशनल एसोसिएशन की हंटर है और किसी स्पेसिफिक जॉब के लिए कोरिया वापस आई है, पर पार्क को डिटेल्स नहीं पता। किम सोचता है एक ही फैमिली में इंटरनेशनल हंटर और जैनिटर का होना काफी अनयूजुअल है।
खैर वो बोलता है 3 लोगों के साथ काम थोड़ा टफ होगा, पर पार्क टीम को एनकरेज करता है कि बस वैसा ही हार्ड वर्क करना है जैसे हमेशा करते हैं। पर आज उनके साथ एक रिपोर्टर है जो क्लीन अप टीम के डेली रूटीन को फॉलो कर रहा है और सब रिकॉर्ड कर रहा है। ग्रुप को उसकी प्रेजेंस से डिस्कम्फर्ट होता है और वो पूछते हैं उसका असली पर्पस क्या है। वो अपना इंट्रो देता है, गुआंग चान फ्रॉम सेंट्रल न्यूज़ डेली, और बोलता है वो बस क्लीन अप टीम को कवर कर रहा है। किम पूछता है उसको इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया गया। रिपोर्टर बोलता है हेडक्वार्टर्स ने खुद उसको परमिशन दी थी तो उसने अज्यूम किया था कि सबको पता है, पर किम फिर भी पूछता है क्लीन अप टीम में उसकी असली इंटरेस्ट क्या है। गुआंग बोलता है कॉन्फ्रेंस के बाद लोगों का क्लीन अप टीम पे इंटरेस्ट बढ़ा और इस क्यूरियोसिटी की वजह से न्यूज़पेपर उनके बारे में स्टोरी पब्लिश करना चाहता है। वो ये भी बोलता है कि क्लीन अप टीम और उनके प्रिविलेजेस के बारे में बहुत रूमर्स हैं, पर लोगों को सच में नहीं पता ये टीम क्या करता है, और ये परफेक्ट मौका है पब्लिक को दिखाने का कि क्लीन अप टीम कितना स्पेशल है। फिर भी गुआंग को ये न करने की सलाह दी जाती है, पर उसने कवर करने का डिसाइड किया। सो यिन बोलती है ये उनके लिए पॉजिटिव हो सकता है क्योंकि क्लीन अप टीम के बारे में पढ़ने के बाद शायद फ्यूचर में ज्यादा लोग ज्वाइन करेंगे। पर पार्क बोलता है ये ऐसी जॉब नहीं जो लोग ढूंढते हैं और उसको डर है कि इससे पब्लिक का परसेप्शन और खराब हो सकता है। प्रोटैगनिस्ट के मन में सवाल आता है और वो पूछता है क्या एक जॉब ओपनिंग के बारे में आर्टिकल पब्लिश करने से उस पोजीशन में इंटरेस्ट पड़ेगा। गुआंग बोलता है हाँ, पर यूजुअली ये अच्छी बात नहीं होती क्योंकि लोग काम को छोटा समझते हैं और बोलते हैं कोई भी ये कर सकता है, पर वो अपनी तरफ से ये होने से रोकने की पूरी कोशिश करेगा। लेकिन प्रोटैगनिस्ट उससे बोलता है कि एक आर्टिकल लिखो जिसमें ये लिखा हो कि क्लीन अप क्रू में काम करना दुनिया का सबसे आसान काम है। ये वही चीज है जो गू चाहता था, क्योंकि वो बोलता है कि आर्टिकल छपने के बाद हाई स्कूल के बच्चे भी क्लीन अप टीम में काम करना चाहेंगे। इधर प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि वो नींबू से शरबत बनाएगा क्योंकि ये आर्टिकल उसकी एक और स्किल अनलॉक करने में मदद करेगा। थोड़ी देर बाद सू यांग पूछता है क्या डायरेक्टर ने सच में रिपोर्टर को क्लीन अप टीम कवर करने की परमिशन दी, क्योंकि अगर एक अच्छा आर्टिकल छपा तो उनका मोराल बूस्ट होगा। डायरेक्टर बोलता है ऐसा नहीं होगा, गैस से भरे डंजन में जाकर मॉन्स्टर के लाशों को काटना और पता नहीं किसका खून से लथपथ होना, एक रिपोर्टर ऐसे जॉब के बारे में क्या लिखेगा। सू यांग बोलता है जैसे डायरेक्टर से उम्मीद थी उसकी गलती थी कि वो बड़ा पिक्चर नहीं देख सका। वो ये भी सोचता है कि ये उन क्लीनअप के लोगों को अपनी औकात समझने का अच्छा मौका है, पर तब उसको कुछ याद आता है और वो सोचता है क्या उसने क्लीनअप टीम को बताया भी था कि आज एक रिपोर्टर उनको कवर करेगा। डंजन में वापस रिपोर्टर बोलता है क्लीनअप का काम कभी खत्म नहीं होता दिखता और पूछता है किम इस टीम में कितने टाइम से है, क्योंकि उसको लगा था किम बिल्कुल अनाड़ी है, पर उसको काम करते देख के वो पॉजिटिवली शॉक हो गया। पर प्रोटैगनिस्ट को ये बिल्कुल पसंद नहीं, वो इन सारे सवालों से सच में इरिटेट हो रहा है और बस ये जल्दी खत्म हो जाए यही चाहता है। तब उनको एक बड़ा सा गिरा हुआ मॉन्स्टर मिलता है। भले ही वो मर चुका था, पर ये रिपोर्टर को डराने के लिए काफी था और किम को और भी ज्यादा इरिटेट कर दिया। पर किम बोलता है ये उसके जॉब का बेस्ट पार्ट है और गून से बोलता है उसको नहीं पता ये कितना मजा देता है किसी को डिसमेंटल करना। वो पूछता है क्या रिपोर्टर इसको ट्राई करना चाहता है। फिर वो स्टेप बाय स्टेप समझाता है कैसे ये प्रोसीजर करना है। प्रोटैगनिस्ट का प्लान था रिपोर्टर को डराना और ये प्लान बेहतरीन काम करता है क्योंकि गू को अब समझ आता है ये जॉब कितना डरावना है और वो डर के बेहोश हो जाता है, जिससे टीम के बाकी लोग घबरा जाते हैं सिवाय किम के, क्योंकि ये वही था जो वो चाहता था। कुछ देर बाद गू लिखता है कि कम स्टाफ होने के बावजूद उन्होंने काम 2 घंटे में खत्म किया और नॉर्मली एक दिन में 3-4 डंजन साफ करते हैं। वो बोलता है इस टाइम में उनको कैफेटेरिया या किसी चीज का एक्सेस भी नहीं होता और फिर पूछता है क्या फिर भी उनको लगता है ये जॉब वर्थ इट है। प्रोटैगनिस्ट जल्दी से ऐसा जवाब देने की कोशिश करता है जो आर्टिकल के लिए फायदेमंद हो और क्लीनिंग टीम की इमेज को नुकसान न पहुंचाए। तब पार्क को याद आता है कि आज पे डे है और वो पूछता है क्या किम को अभी तक उसकी पहली पेचेक नहीं मिली। इससे किम को कुछ आइडिया आता है क्योंकि वो सोचता है अगर जॉब में कुछ अट्रैक्टिव नहीं है तो सब कुछ पैसों पे आता है, चाहे जॉब कितना भी बुरा हो, अगर ढेर सारा पैसा मिलेगा तो लोग इंटरेस्टेड होंगे, प्लस पहले जॉइंट प्रोजेक्ट का बोनस भी है। तो वो एक्साइटेड है ये देखने के लिए कि उसने कितना कमाया, पर जब देखता है तो पता चलता है उसने उस महीने 300 घंटे काम किया और सिर्फ 3 मिलियन कमाए, और ये बोनस के साथ भी, मतलब ये 100 गुना कम है जो वो हंटर के रूप में कमाता था। पार्क बोलता है उन्होंने इस पैचेक के लिए खूब मेहनत की और इस महीने तो बोनस के साथ काफी कमा लिया। किम को समझ आता है कि उसकी तरह रिपोर्टर भी ये कंक्लूजन पे पहुंचा कि ये अमाउंट इस काम के लिए जस्टिफाई नहीं करता। इस तरह से एक आर्टिकल क्लीनर्स की रेपुटेशन बर्बाद कर देगा और सालों तक कोई इस जॉब को नहीं करेगा। तो किम झूठ बोलता है कि उनको सिर्फ आधी पेमेंट मिलती है क्योंकि टीम को महीने में 2 बार पेमेंट होती है। वो बोलता है अब समझ आया, इतना काम करने के लिए कोई इतनी सैलरी कैसे एक्सेप्ट कर सकता है। फिर वो कंक्लूड करता है कि असली सैलरी इससे काफी ज्यादा है, जो बड़े कंपनियों से भी ज्यादा है। तो ये जॉब हार्ड होने के बावजूद इंटरेस्ट खींचता है। किम की टीम पूछती है वो ये क्या बोल रहा है, क्योंकि अगर न्यू रिक्रूट्स को पता चला ये झूठ है तो क्लीनिंग टीम की रेपुटेशन जल्दी ही टूट जाएगी। फिर भी किम अपने झूठ पे अडिग रहता है और बोलता है ये कोई मजाक नहीं है। एसोसिएशन के बिल्डिंग में डायरेक्टर बोलता है कि वो क्लीनिंग टीम से दूर ही रहेगा और गुस्से में है कि किम को छेड़ा नहीं जा सकता, उसके खिलाफ वो कुछ कर नहीं सकता। वो ये भी बोलता है कि किम के बिहेवियर का कोई रीजन नहीं है और पूछता है कि अगर क्लीनिंग टीम के पास देने के लिए कुछ नहीं है तो वो इन चीजों को सिर्फ उनके लिए क्यों करता है। खैर वो बोलता है बेहतर है किम से जितना दूर हो सके रहो और वो जल्दी उसका चेहरा नहीं देखना चाहता। पर उसके दुख की बात किम बिना बताए डायरेक्टर के ऑफिस में आ जाता है। डायरेक्टर पूछता है इस बार क्या प्रॉब्लम है। प्रोटैगनिस्ट बोलता है उसको सैलरी में राइज चाहिए। डायरेक्टर बोलता है किम तो बस 1 महीने से जैनेटर है और उसका कॉन्ट्रैक्ट भी अभी वैलिडेट नहीं हुआ। पर क्यूरियोसिटी में वो पूछता है कितना राइज चाहिए। किम बोलता है डबल। सीओ मिचेल पहले पूछता है कि राइज क्यों चाहिए।
क्योंकि एक टेम्पररी एम्प्लॉय के लिए वो नहीं सोचता कि करंट सैलरी इतनी कम है। प्रोटैगोनिस्ट बोलता है अगर सिर्फ अमाउंट देखो तो बुरा नहीं, पर ये काम की मुश्किल के लेवल से मैच नहीं करता। डायरेक्टर बोलता है अगर राइस सिर्फ किम के लिए है तो उसको मिल सकता है, पर प्रोटैगोनिस्ट बोलता है ये सिर्फ उसके लिए नहीं, वो पूरी टीम की सैलरी डबल करना चाहता है। सू मिचेल बोलता है किम को उससे सच में नफरत होगी, क्योंकि पूरी कॉर्पोरेशन में किसी ने कभी सैलरी डबल करने की मांग नहीं की, वो भी पूरी टीम के लिए। और सोचो, ये कोई स्पेशलाइज्ड जॉब भी नहीं। वो माफी मांगता है पर बोलता है ये उसकी अथॉरिटी से बाहर है, ये सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड कर सकता है। डायरेक्टर को पता है किम उसको किसी तरह ट्रिक करने की कोशिश कर रहा है, पर वो कसम खाता है कि ये वो नहीं कर सकता। किम को समझ आता है उसने जल्दीबाजी में ज्यादा मांग लिया, सोच के ये एक अच्छा मौका होगा 2 स्किल्स एक साथ अनलॉक करने का, पर वो बहुत जल्दी में था। ठीक उसके बाद एक और एग्जीक्यूटिव कमरे में आता है। वो इस राउंड के ऑपरेशंस डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात शुरू करता है और बोलता है ये ऑब्वियस है कि सुमेंशियल टीम 1 को फेवर कर रहा है, क्योंकि वो भी यही सोच रहा था। पर तब उसको पता चलता है कि सुमेंशियल पहले से ही किसी और विजिटर से मिल रहा है। किम बोलता है वो बस जा रहा था और उनको बात करने देगा। सुमेनियल सोचता है किम को बिल्कुल आइडिया नहीं कि वो एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के सामने खड़ा है। प्रोटैगोनिस्ट के जाने से पहले एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उसके साथ एक फोटो लेने को बोलता है। वो बोलता है कि वो किम का बड़ा फैन है, क्योंकि उसको पता है ये किम जुन वू है क्लीनअप टीम से, और बोलता है ऐसा ही फील होता होगा उसकी बेटी को जब वो अपने फेवरेट आइडल्स को फॉलो करती है। किम को पता है ये आदमी कौन है, ये ली डुचिक है, एसोसिएशन के सबसे इन्फ्लुएंशियल फिगर्स में से एक और ली आयोंग का बाप। वो सोचता है बाप को अभी तक नहीं पता कि वो और उसकी बेटी एक दूसरे को जानते हैं। और इसके अलावा ये बात कि ली आई यंग आइडल्स को फॉलो करती है किम को शॉक करती है। प्रोटैगोनिस्ट थोड़ी सी इन्फो निकालने के मूड में है और पूछता है कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उसके बारे में क्या जानता है। डुचिक बोलता है कि ऐसा कोई नहीं जो किम को न जाने, क्योंकि उसके काम फेमस हो चुके हैं। वो ये भी बोलता है कि रूमर्स थे कि किम एक स्पाई है और कुछ कहते हैं उसके एसोसिएशन के अंदर स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस हैं, इसलिए उसको हमेशा जो चाहिए मिल जाता है। पर आखिर में वो पूछता है कि किम सू मिनिचियल से मिलने क्यों आया। किम बोलता है वो सैलरी राइज मांगने आया था। डुचिक बोलता है मिनिचियल के पास इसका अथॉरिटी नहीं है, पर उसके पास है। वो ये भी बोलता है कि सबको पता है जेनेटर्स की सैलरी ज्यादा अच्छी नहीं होती। किम पूछता है क्या वो राइज अप्रूव करने को तैयार है। डुचिक बोलता है वो गारंटी नहीं कर सकता, क्योंकि वो अकेला डिसाइड नहीं कर सकता। इससे प्रोटैगोनिस्ट को लगता है कि डुचिक उससे कुछ चाहता है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बोलता है कि अभी ऑपरेशंस टीम्स का मंथली पे आउट पीरियड है और कंट्रोल टीम ने 100 पेजेस से ज्यादा डंजन इन्फो दी है। मिनिचियल सुयान को परफॉर्म करने के लिए काफी आसान बना रहा है। तो वो पूछता है क्या ऑपरेशंस टीम 2 का कैप्टन किम के फैक्शन के साथ है। प्रोटैगोनिस्ट पूछता है ये क्या बात कर रहा है, वो तो बस एक जैनिटर है। डुचिक बोलता है खैर किम को ये प्रूव करना होगा कि वो राइज डिजर्व करता है, ताकि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने प्रपोजल जस्टिफाई कर सके। वो चाहता है कि मिंजू की टीम के साथ मिलकर सुयान की टीम को आउटफॉर्म करे। उसे लगता है ये किम के लिए आसान होगा, और अगर वो सक्सीड करता है तो वो इसे बोर्ड तक ले जाएगा और क्लीन अप टीम के लिए राइज सिक्योर करेगा। प्रोटैगोनिस्ट सोचता है कि बात किसी वजह से बड़ी होती जा रही है। कुछ दिन बाद वो क्लीन अप टीम और मिंजू की टीम को एक साथ जमा करता है। मिंजू पूछती है उसके टीचर ने सबको क्यों बुलाया। किम बोलता है कोई बड़ी बात नहीं, पर अनाउंस करता है कि इस बार ऑपरेशंस टीम 2 और क्लीनअप टीम 3 मिलकर रिजल्ट्स में नंबर 1 स्पॉट लेंगे। किम पूछता है ऑपरेशंस टीम 2 की प्रिपरेशंस कैसी चल रही हैं। मिंजू बोलती है वो टारगेट हिट करने के लिए जल्दी में है। मिनिचियल ओपनली टीम 1 को सपोर्ट कर रहा है और उसने सुना कि टीम 3 ने फ्रीलांस हंटर्स हायर किए हैं। प्रोटैगोनिस्ट बोलता है वो इस बार ज्यादा प्रोग्रेस चाहता है और वो मदद करेगा। और हाँ, उसका एक प्लान भी है। पर्सनली उसको लगता है ये एक ट्रेटर टीम और एक एवरेज टीम के खिलाफ ट्राई करने लायक है। वो मानता है मिंजू की टीम ऐसे ट्रीटमेंट को हिला सकती है और पूछता है क्या वो इन है या नहीं। मिंजू बोलती है अगर उसके टीचर को भरोसा है तो उसको भी है। टीम मेंबर्स भी एग्री करते हैं और बोलते हैं कि वो किम की हेल्प ठुकरा नहीं सकते। किम बोलता है कि क्लीनअप टीम पे आउट सीजन में इरेलेवेंट नहीं है, सिर्फ ढेर सारे डंजन साफ करना पॉइंट नहीं, बल्कि सिस्टमैटिकली साफ करना है। ये एक ऐसा ऑपरेशन है जिसमें ऑपरेशंस टीम और क्लीनअप टीम के बीच परफेक्ट कोऑर्डिनेशन चाहिए। मिंजू कोऑपरेट करने को एग्री करती है। प्रोटैगोनिस्ट बोलता है असल में इनके अलावा एक और टीम भी इन्वॉल्व है। ली आयोंग आती है और बोलती है कि किम ने उसके ऑफर को ठुकराया था, पर अब जब उसको जरूरत पड़ी तो उसको बुला लिया। वो ये भी बोलती है कि किम को नहीं पता वो कितनी अपसेट थी, और अगर कोई और होता तो वो दूसरा चांस भी ना देती। वो कहती है एक बार बस छूट जाए तो उसको पकड़ नहीं सकते, और वॉर्न करती है कि जो उसको हर्ट करता है उसके खिलाफ वो ग्रज रखती है। प्रोटैगोनिस्ट सोचता है सिर्फ 2 टीम्स इस मिशन के लिए काफी नहीं होंगे, इसलिए उसने ली आयोंग की मदद मांगी। ली बोलती है वो इस बात को साइड में रखेगी और पूछती है किम को क्या चाहिए। किम समझाता है कि अगर दूसरी टीम्स पीछे रह जाती हैं तो ये फुल फोर्स से आगे बढ़ने का चांस होगा। वो A+ आइटम्स यूज करेंगे, हर 2 दिन में सपोर्ट देंगे और सेंट्रलाइज्ड कमांड होगा। ली पूछती है इतनी सारी चीजों की क्या जरूरत, ये बोल के कि इतना आगे जाने की जरूरत नहीं, और टीम के लिए स्टेबल रैंक सिक्योर करना इतना मुश्किल नहीं होगा। पर किम बोलता है वो ये सब किसी छोटे से बेंचमार्क के लिए नहीं कर रहा। उसने बोला कि वो नेपोटिज्म वाला 3 कैप्टन जिसको ऑपरेशंस केओ का मतलब भी नहीं पता, या वो इडियट जो बस बातें बनाता है और सिर्फ लोगों की गिनती को ही सब कुछ समझता है, तो उसका कोई प्लान नहीं है कि इनमें से किसी से हारे। उसका गोल है फर्स्ट प्लेस लेना। ली बोलता है कि इस बार कंट्रोल टीम ने ज्यादा इन्फो दी है, और अगर दोनों टीम्स कोऑपरेट भी करें तब भी इन्फो के मामले में बड़ा गैप रहेगा। किम उसको बोलता है चिलकर मेरी गट फीलिंग कहती है ये सीन अच्छा होगा, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो अगला डंजन जल्दी खुलेगा। तभी गुआंग चान आता है और सॉरी बोल के कहता है कि उसको कुछ पूछना है। वो पूछता है कि इतने बड़े स्केल के जॉइंट ऑपरेशंस में क्लीनिंग टीम लीड लेती है क्या यूजुअली। किम बोलता है शायद नहीं। तभी बाहर से अजीब सी आवाज आती है और सबको लगता है शायद डंजन अभी खुल गया।
हीरो तुरंत बोलता है टाइम टू मूव और ली से कहता है सारी तैयारी करो। वो मॉनिटरिंग रूम में जाती है और बोलती है कि एरिया के सारे कैमरास फुल जूम करो। फिर वो पूछती है वेपन्स का प्रोडक्शन कैसा चल रहा है। एक स्टाफ बोलता है कि मटेरियल कम है, थोड़ी देर लगेगी सब बनाने में। ली बोलती है कि दूसरी टीम से पीछे नहीं रहना और पूछती है कि मटेरियल डिपार्टमेंट से बात हुई क्या। स्टाफ बोलता है हाँ, पर उनके पास स्टॉक नहीं है। ली बोलती है जल्दी से कोई जुगाड़ करो इसका। सोंघाई टेंशन देखता है और पूछता है सब ठीक है ना। ली बोलती है कि उसने हेडक्वार्टर्स में छोटे एम्प्लॉइज को कैजुअली इधर उधर टॉस होते देखा है और वो फुल जिम्मेदारी लेती है। फिर बोलती है कीप गोइंग, मिंचियोल और सुयांग को नीचे लाने का चांस मिस नहीं करना। अब जो डंजन खुला उसमें कुछ बोन बेस्ड मॉन्स्टर्स अटैक करते हैं। एमजू फ्रंटलाइन पे आती है। स्वॉर्ड्समैन होने के नाते वो टीम के सपोर्ट से एनिमीज पे अटैक करती है। किम बोलता है कि ये स्केलेटन उतने ही टफ हैं जितना पिछली बार का जाइंट स्टोन ओग्रे, तो एक वन शॉट के उसके यूज करो। वो ये भी बोलता है कि मॉन्स्टर का वीक पॉइंट पीछे नेक के स्पाइन जॉइंट्स पे है, वहाँ अटैक करो तो आसान होगा। हीरो बोलता है कि वो बड़ा वाला संभाल लेगा, बाकी सबको छोटे वाले देखने हैं। एमजू बोलती है कि वो अटैक फॉर्मेशन यूज करो जो प्रैक्टिस किया था। एक बंदा आगे बढ़ता है, रास्ता क्लियर करता है। फिर वो टीम कैप्टन को बुलाती है। म्यू स्पीड पकड़ता है और एनिमीज के ऊपर से जंप करता है। रियर टीम दूर से फायर करती है और सपोर्ट टीम बफ्स एक्टिवेट करती है पूरी टीम के लिए। फिर मिंजू मॉन्स्टर के सामने आती है, अपना अटैक स्किल ऑन करती है, जाइंट के नेक तक जाती है और एक फेटल ब्लो मार के उसका सिर काट देती है। किम देखता है कि टीम ने मस्त काम किया और सोचता है कि निंजू इतनी बड़ी कब हो गई। एक सेकंड के लिए वो डिस्ट्रैक्ट होता है और मॉन्स्टर का हाथ उसकी तरफ गिरता है। निंजू अपने टीचर को खतरे में देखकर घबराती है, पर फिर देखती है कि किम को चोट नहीं लगी तो उसको राहत मिलती है। हीरो जमीन पे एक स्वॉर्ड देखता है और मौका पकड़ के उसको उठा लेता है। वो अपना एक स्किल एक्टिवेट करता है जो कॉम्बैट पावर बढ़ाता है। मॉन्स्टर फिर से उठ के स्ट्राइक करता है, पर उसको नहीं पता कि वो किसके साथ पंगा ले रहा है। किम को सब पता है और एक ही स्ट्राइक में उसको हरा देता है। फिर पार्क आता है। क्लीनिंग टीम का बॉस बोलता है कि अब उनकी बारी है और वो एक ड्रोन चला के आता है। किम सोचता है कि इतना ड्रामेटिक एंट्री की जरूरत नहीं थी। फिर वो एक नई कटर टेस्ट करता है और पूछता है कि क्या ये रख सकते हैं। बोलता है कि इसके साथ दिन में 10 डंजन्स आसानी से क्लियर कर सकते हैं। किम बोलता है कि ये मुश्किल होगा क्योंकि सुना है ये इक्विपमेंट बाहर से बड़े दाम पे इंपोर्ट किया गया है वेपन्स बनाने के लिए। ली कहती है कि अगला रूट सियोकोडोन होगा जहां एक और डंजन खुलने वाला है और उसने ऑलरेडी इक्विपमेंट और सपोर्ट टीम्स वहां भेज दिए हैं। किम सुनता है और बोलता है कि इस स्पीड से फर्स्ट प्लेस पक्का मिल जाएगा। थोड़ी देर बाद टीम रैंकिंग टेबल अपडेट होती है और सू यांग देख के गुस्सा हो जाता है कि वो किम से हार रहा है। एक स्टाफ बोलता है कि कंप्लीटेड डंजन्स का नंबर अपडेट हो गया है और दोनों टीम्स के बीच गैप पक्का बढ़ेगा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो टीम 2 को टीम 1 पे बड़ी लीड मिल जाएगी, जिससे मिन चोल और भड़क जाता है। सोचता है कि ये किम का तरीका है उसके सैलरी रेज के इनकार का प्रोटेस्ट करने का। इधर ऑपरेशंस टीम 1 भी काम कर रही है और सू यांग उनको क्लोजली मॉनिटर करता है क्योंकि उसको पता है अगर उसने अपना काम ठीक से नहीं किया तो डायरेक्टर से प्रॉब्लम होगी। उसके साथ क्लीनअप टीम 1 है और सू यांग उनको जल्दी करने को बोलता है। दूसरी तरफ ऑपरेशंस टीम 2 और क्लीनअप टीम 3 हीरो के लीडरशिप में मिलकर काम कर रहे हैं, जिससे उनको मॉन्स्टर से ज्यादा स्ट्रैटेजी के साथ लड़ने का चांस मिलता है। किम बोलता है कि शेड्यूल टाइट है, पर पार्क उसको बोलता है कि काम टाइम पे हो जाएगा। उधर ऑपरेशंस टीम 3 ने फ्रीलांस हंटर्स हायर किए हैं, पर हीरो की टीम अभी भी लीड में है, जो मिंचियोल को और चिढ़ाता है। और बुरा ये कि डायरेक्टर का असिस्टेंट बोलता है कि किम को सपोर्ट टीम का भी सपोर्ट मिल रहा है, जिससे डायरेक्टर शॉक हो जाता है। मिंचियोल को शक होता है कि डिक इस ऑपरेशन में इन्वॉल्व है और शायद टीम 1 को सारे रिसोर्सेज मिलने से खुश नहीं है, पर वो सोचता है कि डूशिक ऐसा नहीं है जो एसोसिएशन के मेन रिप्रेजेंटेटिव टीम को सैबोटाज करे। उसका असिस्टेंट बोलता है कि अगर वो कंट्रोल टीम को भी अपने साइड कर लेते हैं तो ये अलायंस एक ऐसी डिवीजन बन सकती है जो खुद से डंजन्स क्लियर कर सके। फिर मिंचियोल एक कैप्टन से पूछता है कि क्या वो भी क्लीनअप टीम ज्वाइन करेगा। उसका नाम है पिन चोंग हायान, जो कमांड का मेंबर और कंट्रोल टीम का कैप्टन है, और वो बोलता है कि कोई चांस नहीं। मिंचियोल उसको बोलता है कि क्लीनअप टीम को डंजन्स देना बंद करो और ऑपरेशंस टीम 2 को आगे का ऑथराइजेशन नहीं चाहिए। कुछ देर बाद मिन्नेजू बोलती है कि उसने एक और डंजन खत्म कर दिया और पूछती है कि आगे बढ़ें क्या। किम बोलता है नहीं, क्योंकि वो दिन में 5 डंजन्स क्लियर कर रहे हैं और फाइनल पुश के लिए ताकत बचा के रखनी है। हीरो पूछता है कि क्या रिपोर्टर अब भी सोचता है कि उनका काम ईजेड है, क्योंकि डिसअसेंबली कटिंग मशीन से होती है और डिसइंफेक्शन ड्रोन से, पर गू बोलता है कि क्या ये सब फ्री में आता। वो बोलता है ये किम का प्लान था इसको एक्वायर करने का, प्लस बोरोड इक्विपमेंट को एंड में रिटर्न भी करना है। फिर भी किम बोलता है कि क्लीनअप टीम्स को सच में नए स्टाफ की जरूरत है और गू से इसमें हेल्प मांगता है। तभी ली रेडियो पे बोलती है कि कुछ अर्जेंट रिपोर्ट करना है और अनाउंस करती है कि अभी से सारी पेंडिंग डंजन क्लीनिंग ऑपरेशंस टीम 1 को दे दी गई हैं। हीरो समझ जाता है कि कंट्रोल टीम निनियल के साथ मिल गया है और वो सच में जिद्दी है। ली बोलती है कि अब टीम 1 के पास तीनों टीम से ट्रिपल डंजन्स हैं, जिससे उनको बाकी टीम से ज्यादा डंजन्स क्लियर करना आसान हो जाएगा। टीम 1 अभी हीरो की टीम से 3 डंजन्स आगे है और ये गैप और बढ़ने वाला है। किम सोचता है कि क्या उनको नहीं पता कि अगर डर्टी डंजन वापस आया तो उनका ही लॉस होगा, पर फिर बोलता है कि अब ये उसका कंसर्न नहीं है। वो बोलता है कि ऑपरेशंस के बाद उसकी क्लीनअप टीम को ही सब साफ करना पड़ता है और अगर इस बार फर्स्ट प्लेस नहीं मिला तो न सैलरी रेज होगा, न ही कोई अच्छा आर्टिकल छपेगा। इसमें बहुत कुछ दांव पे लगा है, तो बस ऑपरेशन को छोड़ देना नहीं चलता। टीम 1 वैसे भी कभी ना कभी अपनी लिमिट हिट कर लेगी। तो किम सोचता है कि अगर एक आखिरी पुश कर दें तो कैचअप कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि अभी डंजन्स क्लीन हो रहे हैं, लेकिन प्रोटेक्टिव गियर के बावजूद डर्टी डंजन के अंदर वाली पॉइजनस गैस से बचना मुश्किल है।
और अगर ऐसे ही चलता रहा तो डंजन क्लीनअप का ऑर्डर डिसइंफेक्शन से पहले उलट सकता है। क्लीनर्स को लाइव मॉन्स्टर्स वाले डंजन्स में जाना पड़ेगा। शायद इससे उसको प्रॉब्लम ना हो, लेकिन बाकी टीम मेंबर्स के लिए ये सीरियस खतरा हो सकता है। तो हीरो रेडियो पे सपोर्ट टीम को बोलता है कि वो क्या सोच रहा है। इधर उइदो सुपरनैचुरल एंड डायमेंशनल मैनेजमेंट एसोसिएशन में डुचिक को पता चलता है कि सू के सारे डंजन्स मिनशियोल ने ऑलरेडी क्लेम कर लिए, तो वो गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है कि हेडक्वार्टर्स वाले गलती कर रहे हैं, क्योंकि अगर डंजन्स टीम्स के बीच बराबर डिवाइड नहीं होंगे तो प्रॉपर क्लीनिंग नहीं होगी। तो वो अपनी सेक्रेटरी से बोलता है कि कंट्रोल टीम कैप्टन से तुरंत बात करो, लेकिन तभी उसकी बेटी अचानक आती है और बोलती है कि इसकी जरूरत नहीं। डुचिक अपनी बेटी को याद दिलाता है कि उसने कहा था ऑफिस आवर्स में ऑफिस ना आए, लेकिन ली बोलती है कि वो बेटी के रूप में नहीं आई, काम के सिलसिले में बात करनी है। तब डिक बोलता है कि फिर अपने सीनियर्स को थोड़ी इज्जत देनी चाहिए, लेकिन ली हंसती है और बोलती है कि इतने क्रिटिकल टाइम पे मैनर्स की बात। खैर वो बोलती है कि सेटबैक की वजह से ऑपरेशन कैंसिल करने की जरूरत नहीं। डिक पूछता है कि जब कोई डंजन बचा ही नहीं तो ऑपरेशन कैसे चला सकते हैं। ली बोलती है कि ऑपरेशन टीम 2 के सारे लोग क्लीनिंग टीम की हेल्प कर रहे हैं, दोनों टीम्स एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं। सच बोलती है कि उसको पूरी सिचुएशन समझ नहीं आई, बस वो ऑपरेशन लीडर के ऑर्डर्स फॉलो कर रही है। उसके डैड पूछते हैं कि वो किसका जिक्र कर रही है। वो किम की बात कर रही है और बोलती है कि उसने मैसेज भेजा कि इस बार वो हार मान रहा है। ली पूछती है कि उसके डैड की किम से कब मुलाकात हुई और बोलती है कि जब भी वो दोनों उसके बिना मिलते हैं उसको बुरा लगता है। फिर वो बोलती है कि उसको जाना है क्योंकि उसके पास फ्री टाइम नहीं और कुछ चीजें क्लीन करनी है। ये सुन के डू शिकस्ता है क्योंकि उसको लगता है कि किम का हार मान लेना इसका मतलब है कि उसके दिमाग में कुछ बड़ा प्लान है। और ये भी सरप्राइज होता है कि किम ने ऑपरेशंस टीम को क्लीनिंग में हेल्प करने के लिए रेडी कर दिया। ये दिखाता है कि लोग उसकी बात सुनते हैं। फिर वो अपनी सेक्रेटरी से बोलता है कि एसोसिएशन प्रेसिडेंट से बात करो और डिसिप्लिनरी कमेटी रेडी करो। डिक चला जाता है और सोचता है कि इस बार भी मचियोल क्लीनिंग टीम से हार गया। इधर मचियोल पूछता है कि क्या अब ऑपरेशन रोक देना चाहिए। वो ये भी पूछता है कि अगर ये बात बाहर निकल गई तो क्या करना है। उसका एक सेक्रेटरी बोलता है कि ना सिर्फ दूसरी टीम्स बल्कि डायरेक्टर्स भी बड़ा हंगामा मचाएंगे। जब से उन्होंने एक्सक्लूसिव डंजन क्लियरिंग अथॉरिटी दी, सारी टीम्स उनकी दुश्मन बन गई हैं और अब सिचुएशन इतनी बिगड़ गई है कि फिक्स करना मुश्किल है। तब एक और बंदा आता है और बोलता है कि ऑपरेशन रोकने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑपरेशन टीम 2 और सपोर्ट टीम क्लीनिंग में हेल्प कर रहे हैं। एक सेक्रेटरी हैरान होता है कि ऑपरेशन टीम 2 ने लड़ना क्यों छोड़ा और क्लीनिंग शुरू कर दी, और ये भी कि सपोर्ट टीम को डू शिक की बेटी लीड कर रही है। दूसरा सेक्रेटरी बोलता है कि ये तो उनके लिए अच्छा है, क्योंकि अगर ऑपरेशन टीम 2 रुक गई तो टीम 1 एंड तक लीड में रहेगी। लेकिन उनका बॉस बोलता है कि अच्छा नहीं, क्योंकि अब उनके पास इस गलती को सुधारने का कोई चांस नहीं बचा। और मियल बोलता है कि अब वो पूरी तरह से लॉस्ट है। वापस डंजन क्लीनअप पे सबके हाथ काम से भरे हुए हैं, लेकिन ली, जिसको इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं, मॉन्स्टर्स को डिसमेंबर करने में स्ट्रगल कर रही है जब तक एमजू नहीं आती और उसको कुछ टिप्स देती है। आफ्टर ऑल एमजू खुद ये सब पहले कर चुकी है, पर एमजू के स्किल्स देख के ली पूछती है कि एक ऑपरेशंस टीम लीडर को क्लीनिंग और मॉन्स्टर्स डिसमेंबर करने के बारे में इतना कैसे पता है। एमजू बोलती है कि वो पहले क्लीनिंग टीम के साथ काम करती थी। ली बोलती है कि ये भी एक और चीज है जो उन्होंने उसके बिना की, पर एमजू कहती है कि ये सब तो उनकी मुलाकात से पहले का है। फिर ली बोलती है कि वो तो बस मजाक कर रही थी, जिससे एमजू को लगता है कि ये थोड़ी सी एक्सेंट्रिक है। तब हीरो आता है और इंटरप्ट करता है, बोलता है कि डंजन बंद होने में ज्यादा टाइम नहीं बचा। थोड़ी देर बाद वो निकलने की तैयारी करते हैं और एमजू सबको उनके काम के लिए थैंक यू बोलती है। फिर वो अपने टीचर से पूछती है कि क्या बात है, कुछ परेशान कर रहा है क्या। किम बोलता है कि उसने पहले कहा था कि वो रैंकिंग्स में फर्स्ट प्लेस लेगी, पर जिस स्पीड से काम चल रहा है वो रिजल्ट मुश्किल लगता है और उसको लगता है कि वो बस सबको बेकार में सफर करा रहा है। ये सुन के एमजू बोलती है कि उसको नहीं लगा था कि उसका टीचर इतना केयर करेगा इस बारे में, और बोलती है कि टेंशन ना ले, क्योंकि अगर वो प्लान के साथ आगे भी बढ़े तो भी पॉसिबल नहीं होगा। और वैसे भी अगर सबका गोल सिर्फ फर्स्ट प्लेस पाना होता तो कोई भी क्लीनिंग टीम ज्वाइन करने का एक कदम भी नहीं उठाता जब उनको इन्वाइट किया गया था। किम बोलता है कि किसी का भी दिमाग सही जगह पे नहीं लगता। एमजू पूछती है कि क्या रिजल्ट्स इतने खराब थे। हीरो बोलता है कि कैचअप करने के लिए पूरे 4 दिन चाहिए। एमजू कहती है कि अभी 3 हफ्ते और हैं, तो इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। ली बोलती है कि लगता है ओवर टाइम कर रहे हैं और टीम में एनर्जी अभी भी है, पर वो सजेस्ट करती है कि पहले थोड़ी ब्रेक लेके कुछ खा लें। पर जैसे ही वो डंजन से बाहर निकलते हैं, डिक आता है और माफी मांगता है कि वो लेट हो गया, पर बोलता है कि टीम्स के लिए एग्रीमेंट खत्म हो चुका है। वो ये भी बोलता है कि लोग अपने रिजल्ट्स पाने की चाहत में अंधे हो गए थे, जिससे बात बिगड़ गई और अब से कोई भी ऑपरेशन अलाउड नहीं, और कंट्रोल टीम ने सारे ऑनगोइंग ऑपरेशंस कैंसिल कर दिए हैं। ऑपरेशन खत्म होने के बाद ऑपरेशंस टीम 2 रैंकिंग्स में सेकंड प्लेस पे आती है। ऑपरेशंस टीम 1 के पीछे पूरी टीम सेलिब्रेट करती है, क्योंकि उनके लिए सेकंड प्लेस भी बड़ी बात है। पर किम को ये रिजल्ट पसंद नहीं, क्योंकि इसका मतलब है कि वो अपनी एबिलिटी अनलॉक नहीं कर पाएगा। डिक किम से बोलता है कि अपसेट ना हो, क्योंकि भले ही वो जीता नहीं, ये फिर भी उसके ग्रुप के लिए एक अचीवमेंट है। वैसे भी डिक थैंकफुल है, क्योंकि किम की वजह से एक सीरियस प्रॉब्लम अवॉइड हो गया और वो निनियल को स्ट्रिक्टली अकाउंटेबल रखने का प्लान बना रहा है। और एक और बात है जो वो बोलना चाहता है कि वो किम से कहता है कि अगर टाइम हो तो बाद में उसके ऑफिस में मिले। हीरो सोचता है कि ये ऑब्वियस है, डिक जरूर हेडक्वार्टर्स रेनोवेशन के बारे में बात करना चाहता है, जैसे उसकी पास्ट लाइफ में हुआ था, और वो डेफिनेटली नहीं जाना चाहता। इधर पार्क टीम के सबको उनके ऑसम काम के लिए थैंक्स बोलता है। ली बोलती है कि अगर सब एग्री करें तो वो सबको कहीं खाने ले जाना चाहती है। पार्क और यॉन इंसिस्ट करते हैं कि किम भी उनके साथ चला जाए, क्योंकि वो हमेशा मना करता है, पर इस बार वो चाहते हैं कि वो ज्वाइन करे, क्योंकि उसने ही सब कुछ ऑर्गेनाइज किया था। इतने इंसिस्ट करने पे हीरो मान जाता है, पर थोड़ी देर में ही उसको ये डिसीजन रिग्रेट होने लगता है।
हेडक्वार्टर्स पे इस इंसिडेंट के बारे में डिसिप्लिनरी कमेटी मीटिंग होती है। टीम कैप्टन सू यांग बोलता है कि उसने डंजन क्लीनिंग्स किए, पर क्लेम करता है कि उसको नहीं पता था कि सारे रिसोर्सेज टीम एक पे कॉन्सेंट्रेट किए जा रहे थे। किसी को नहीं पता कि उन्होंने वो एक्सक्यूज एक्सेप्ट किया या नहीं, पर सू यांग को सिर्फ वार्निंग देकर छोड़ दिया गया। मचियल का जस्टिफिकेशन तो और भी बकवास था। उसने कहा कि उसने टीम 1 को सारे रिसोर्सेज मोनोपोलाइज करने दिया क्योंकि वो एलीट टीम है बाकी टीम्स के मुकाबले। इसके लिए मचियल की सैलरी कट कर दी गई एज पनिशमेंट। लगता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जैसा डुचिक भी काफी डायरेक्ट हो सकता है। और लास्ट में कंट्रोल टीम के कैप्टन को भी डांट पड़ा, पता नहीं क्यों। उसने पर्सनली किम से माफी भी मांगी। खैर, इस तरह से इंसिडेंट खत्म हुआ। इस सब के बाद हीरो को बात के लिए बुलाया गया। ली बोलती है कि भले ही थोड़ा एम्बैरेसिंग है, पर वो खुल के बात करेगी और किम से कहती है कि उसकी हेल्प का पेमेंट अभी बाकी है। किम बोलता है कि उसको लगा था ली ने दिल से हेल्प की थी, उसको नहीं पता था कि वो इतनी मैटेरियलिस्टिक है। इस प्रोवोकेशन से ली गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि उनका एक एग्रीमेंट था। तो हीरो पूछता है कि क्या इसका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डुचिक से कोई कनेक्शन है। ली बोलती है नहीं, ये सिर्फ उसके और किम के बीच की बात है। किम बोलता है कि यह सुनकर अच्छा लगा। फिर ली पूछती है कि क्या किम को पहले से पता था कि डुचिक उसका बाप है। वो बोलता है कि उसको सेलिब्रेशन डिनर पे पता चला। खैर, ली बोलती है कि लास्ट ऑपरेशन के बाद क्लीन अप टीम 3 हेडक्वार्टर्स पे पहले से ज्यादा अटेंशन खींच रही है। किम बोलता है कि उसको कोई शौक नहीं, उसको लगा था ऐसा ही होगा, स्पेशली क्योंकि ऑपरेशंस टीम 2 भी इन्वॉल्व थी। पर ली बोलती है कि बात थोड़ी अलग है क्योंकि ये अटेंशन नेगेटिव नहीं है। सब क्लीन अप टीम 3 को एनवी के रूप में देख रहे हैं। वो बोलती है कि ये लास्ट ऑपरेशन के रिजल्ट्स की वजह से है। भले ही वो सेकंड प्लेस पे आए, पर ये प्रेज अर्न करने के लिए काफी था। और ये भी कि मिंजू की टीम और ली की टीम ने क्लीनिंग में हेल्प की, जिससे कुछ लोग शॉक हो गए क्योंकि यूजुअली लोग सिर्फ रिजल्ट्स की परवाह करते हैं। ली बोलती है कि ये किम का बड़ा मूव था और अब उसको लगता है कि किम फर्स्ट प्लेस के लिए एम करेगा। किम पूछता है कि क्या इसका उनके एग्रीमेंट से कोई लेना देना है। ली बोलती है कि एक नई क्लीनअप टीम बनी है और उसको लगता है कि एसोसिएशन अब डंजन क्लीनिंग के काम की इंपॉर्टेंस समझ रही है और लोगों को उस टीम को लीड करने के लिए कंसिडर किया जा रहा। फिर ली बोलती है कि उसकी हेल्प का पेमेंट ये है कि किम को नई क्लीनअप टीम का लीडर अपॉइंट किया जाए। किम पूछता है कि क्या उसके पास इतना अथॉरिटी है। ली बोलती है हाँ, उसके पास है। और ना सिर्फ ये, वो बोलती है कि अब से किम अपनी क्लीनिंग टीम का कैप्टन होगा। हीरो पूछता है कि जो बंदा सिर्फ 2 महीने से काम कर रहा है उसको ऐसे प्रमोट कैसे कर सकते हैं, और अगर वो पार्क की टीम लीड करेगा तो 2 बड़े गैप्स रह जाएंगे। ली बोलती है कि उसके मुंह से ये सुनकर मजा आया और समझाती है कि इस पर्सनल रीऑर्गेनाइजेशन से क्लीनिंग सेक्शन चीफ का एक पोजीशन बना है और पार्क उस रोल में प्रमोट होगा। किम सोचता है कि ऑपरेशंस टीम्स के पास भी सेक्शन चीफ नहीं है और अब क्लीनिंग टीम के पास होगा, तो उसको लगता है ये डू शीक का किया धरा है। ली बोलती है कि ओरिजिनल प्लान ये था कि किम सेक्शन चीफ बनता, पर उसको पता था कि वो मना कर देगा तो उसने पहले पूछा ही नहीं। सच बोलता है, किम सोचता है कि अपनी क्लीनिंग टीम लीड करने का प्रपोजल इतना बुरा नहीं, शायद ये उसके गोल्स में हेल्प करे, पर साथ में और प्रॉब्लम्स भी ला सकता है। वो पूछता है कि नए एम्प्लॉइज हायर करने का ली से क्या लेना देना। वो बोलती है कुछ नहीं, पर चूंकि किसी को तो पोजीशन फिल करना था, उसको लगा कि कोई इंटरेस्टिंग बंदा होना चाहिए क्योंकि एक जीनियस दूसरे जीनियस को पहचानता है, इसलिए किम को चुना गया। वो ये भी बोलती है कि उसको अब अपने आसपास के सूटेबल लोगों को ढूंढना शुरू कर देना चाहिए। वो प्राइवेट गिल्ड्स में स्काउट कर सकता है या सड़कों पे लोगों को कन्विंस कर सकता है। हीरो बोलता है कि इसकी जरूरत नहीं क्योंकि जल्दी ही काफी नए रिक्रूट्स आने वाले हैं। ली समझ नहीं पाती और पूछती है कि कैसे। किम बोलता है कि एक रिपोर्टर ने क्लीनिंग टीम के काम को कवर किया और उससे एक आर्टिकल लिखने को कहा जो लोगों को इस फील्ड में काम करने के लिए अट्रैक्ट करे। पर ली बोलती है कि वो आर्टिकल तो ऑलरेडी छप चुका है और पूछती है कि क्या उसने अभी तक नहीं पढ़ा। किम कहता है नहीं, क्योंकि रिपोर्टर ने कहा था कि वो पब्लिश करने से पहले कॉल करेगा। पर जब वो आर्टिकल पढ़ता है तो गुस्सा हो जाता है और पूछता है कि ये क्या बकवास पढ़ रहा है। आर्टिकल में लिखा है कि डंजन्स को इशू फ्री क्लियर करने के लिए क्लीनिंग टीम का मेन काम है उन्हें साफ करना। क्लीनिंग टीम रोज मॉन्स्टर कार्कसेस काटती है और बाकी डिब्री क्लियर करती है। इस प्रोसेस में उन्हें डेंजरस या पॉइजनस गैसेस फेस करने पड़ते हैं। ऊपर से उनकी टीम छोटी है, काम सुपर कॉम्प्लेक्स है और वर्क आवर्स भी बेकार हैं। देखा जाए तो ये टिपिकल डर्टी, डिफिकल्ट और डेंजरस जॉब है। पर क्लीनिंग टीम को क्लोजली देखने के बाद पता चला कि उनका काम इससे भी आगे है। जहां दूसरी क्लीनिंग टीम्स ऑपरेशनल टीम सेटलमेंट सीजन में ओवरवेल्म हो जाती हैं, वहां किम फ्रॉम क्लीनिंग टीम 3 ने एक जॉइंट ऑपरेशन प्लान और लीड किया। क्लीनिंग टीम बस डंजन साफ नहीं करती बल्कि सब टीम्स के काम को कोऑर्डिनेट करती है, जिससे ऑपरेशंस एफिशिएंट और स्टेबल होते हैं। एसोसिएशन का कोर प्लानिंग टीम यही है, इसलिए उन्हें दूसरी टीम से ज्यादा स्किल्स और बेटर कैपेबिलिटीज चाहिए। भले ही सैलरी बहुत कम है, पर क्लीनिंग टीम को एसोसिएशन की फ्रंटलाइन कहा जा सकता है। किम एक ऐसा बंदा है जिसको फ्यूचर में और भी बड़ा कारनामा करने की उम्मीद है, एक ट्रू लीडर ऑफ दिस जनरेशन। ये पढ़ने के बाद गुस्से में हीरो रिपोर्टर को मैसेज भेजता है कि ये आर्टिकल क्या है, एक्सप्लेनेशन दो, पर वो बस एक इमोजी से रिप्लाई करता है। ली पूछती है कि उसको आर्टिकल कैसा लगा और बोलती है कि लोगों के रिएक्शंस भी काफी वाइल्ड हैं, जैसे एक्सपेक्टेड था। क्लीनिंग टीम्स को अब सबसे इंपॉर्टेंट समझा जा रहा है, वो कोई स्पेशल ऑपरेशंस टीम नहीं है, या एट लिस्ट लोग अब ऐसा बोल रहे हैं। पहले जो मिसकंसेप्शन था कि ये बस क्लीनिंग का काम है और अनइम्पोर्टेंट है, वो थोड़ा चेंज हुआ है। ली चेक करती है, पर अभी तक किसी ने क्लीनिंग टीम के लिए अप्लाई नहीं किया क्योंकि आर्टिकल में लिखा है कि एक्सीलेंट स्किल्स और गुड परफॉर्मेंस चाहिए और सैलरी भी कम है। ये पढ़ के ली सोचती है कि शायद ही कोई अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हो।
गुस्से में हीरो बोलता है कि ये सब गुसंग चान की गलती है। कुछ टाइम बाद सू यांग को पता चलता है कि किम को प्रमोट किया जा रहा है और वो डायरेक्टर से पूछता है कि क्या ये सच है। मचियल बोलता है हाँ, और एक नई पोजीशन भी बनाई जा रही है। तो सू यांग समझ जाता है कि इसके पीछे डुइक है। डायरेक्टर एग्री करता है और बोलता है कि ये तो छोटी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि किम के इस नए पोजीशन में आने से उसको अपने एक्शंस के लिए ज्यादा अथॉरिटी मिलेगी। वो ये भी बोलता है कि अगर कोई एक्सेप्शन है तो वो है नई क्लीन अप टीम 6। इस बार वो क्लीन अप टीम 3 की तरह करना चाहता है, क्योंकि टीम कैप्टन का पोजीशन उसके अपने बंदे को मिलना चाहिए जो किम जुनवू से ज्यादा कैपेबल हो। जैसे किम ने नंजू को सपोर्ट करके अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया, वैसे ही मचियल भी अपनी क्लीन अप टीम बना के अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है और वो इस क्लीन अप कॉइन का यूज करके इस ट्रेन पे चढ़ना चाहता है। सू यांग उसको याद दिलाता है कि उसने कहा था कि वो क्लीन अप टीम के साथ और इन्वॉल्व नहीं होगा। मचियल बोलता है कि वो बस एक कैपेबल बंदे को नई टीम में ला रहा है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स स्ट्रॉन्ग चिल शीक और गार्नियन की भी नजर इस नई पोजीशन पे है। उनका भी यही गोल है और शायद उन्होंने ऑलरेडी प्राइवेट गिल्ड से सुटेबल टैलेंट ढूंढना शुरू कर दिया है। सू यांग सोचता है कि क्लीन अप टीम तक इन्फ्लुएंस बढ़ाना, जिसको पहले कोई घास नहीं डालता था, गलत भी नहीं है। ऑपरेशंस टीम 2, सपोर्ट टीम और कंट्रोल टीम भी अब क्लीन अप टीम्स के साथ हाथ मिलाने वाले हैं, तो एक ऐसी डिवीजन बन सकती है जो HQ के इन्फ्लुएंस से फ्री हो। पर सू यांग सोचता है कि अगर उनकी साइड का कोई बंदा नई टीम में ज्वाइन करे तो HQ का इन्फ्लुएंस वापस आ सकता है। मतलब जो भी क्लीन अप टीम 6 का कैप्टन बनेगा वही अब HQ में की पावर रखेगा। मचील उसके ख्यालों में इंटरप्ट करता है और बोलता है कि जयांगू में फ्रीलांस हंटर्स ढूंढ, बाकी सब वो खुद संभाल लेगा। सू योंग पूछता है कि कैंडिडेट्स के लिए कोई क्राइटेरिया है क्या। उसका बॉस बोलता है कि हाई रैंक वाला और डंजन क्लीनिंग में काफी एक्सपीरियंस वाला बंदा चाहिए। फिर सू योंग पूछता है कि किम का क्या करे, क्योंकि वो तो नई टीम में डेफिनेटली इंटरेस्टेड होगा। मचील बोलता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं, बस एक ज्यादा कैपेबल बंदा ढूंढ लो। जो भी हायर करेंगे वो किम जैसा ही अमेजिंग हो सकता है। बाकी सबको छोड़कर वो बोलता है कि वो हार नहीं सकता, पर्सनल कनेक्शन बैटल्स में भी नहीं। बॉस के जाने के बाद सू यांग को जमीन पर एक सिगरेट बॉक्स दिखता है और उसको अजीब लगता है, क्योंकि उसको लगा था मिंचील ने सालों पहले स्मोकिंग छोड़ दी थी। वापस हीरो के पास वो बोलता है कि सेटलमेंट सीजन खत्म हुए थोड़ा टाइम हो गया और अब थोड़ी सी रिलैक्सेशन एंजॉय कर रहा है। म्यू हैरान होती है कि वो वहाँ क्यों रेस्ट कर रहा है और गैस करती है कि शायद उसके टीचर के पास ज्यादा दोस्त नहीं है। फिर किम अपना फोन चेक करता है और देखता है कि जॉब शुरू किए 2 महीने में ही टीम लीडर बन गया, तो काफी लोग उससे नफरत करेंगे। म्यू बोलती है कि ये बात समझ आती है, टीम कैप्टन होने के बावजूद उसको बिलीव करना मुश्किल है कि उसका टीचर बस एक रेगुलर स्टाफ मेंबर है। हीरो बोलता है कि ये बस उसकी सोच है, पर ऑर्गेनाइजेशन ऐसे काम नहीं करते। इस पे म्यू पूछती है कि नई टीम के लिए मेंबर्स का सिलेक्शन कैसा चल रहा है। किम बोलता है कि उसने अभी ढूंढना शुरू नहीं किया। वो कहता है कि उसको नहीं पता लोगों को कैसे चुनना है, क्योंकि आसपास कोई ऐसा बंदा नहीं जो इस जॉब के लिए फिट हो। ये सुनकर मिंजू को और यकीन हो जाता है कि उसके कोई दोस्त नहीं है। किम सोचता है कि नई टीम बन रही है तो स्पॉट्स अपने आप फिल हो जाएंगे, और जब ऐसा होगा तो अनलॉक कंडीशन भी पूरी हो जाएगी। म्यू पूछती है कि अगर किम को पर्सनली किसी को चुनना पड़े तो क्या क्राइटेरिया रखेगा। हीरो बोलता है कि वो ऐसा बंदा चुनेगा जो ओबीडियंट हो और अच्छा पर्सनैलिटी रखता हो। यह सुनकर मिंजू शॉक हो जाती है। किम पूछता है कि वो कैसा बंदा चुनेगी। म्यू बोलती है कि कोई ऐसा बंदा अच्छा होगा जो उसके टीचर जैसा हो, जिसमें स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ जस्टिस हो और अपने टीममेट्स का ख्याल रखे। किम उसको बोलता है कि उसको ज्यादा लोगों के साथ हैंग आउट करना चाहिए। तभी कोई बंदा इंटरप्ट करता है और बोलता है कि उसको किम से बात करनी है। हीरो पूछता है कि ये बंदा कौन है। वो अपना इंट्रो देता है, पाओंग चांग हयन, कंट्रोल टीम का कैप्टन। किम जानता है कि हयन निंशल के फैक्शन में जाने वाला है, मतलब रिसेंट डिसिप्लिनरी कमेटी के बाद वो बेचारा निंशल के साथ अलाइन करके लॉस में रह गया। किम पूछता है कि वो यहाँ क्यों आया। हयन खुल के बोलता है और नई क्लीन अप टीम की बात करता है। कहता है कि किम को इस पे कंट्रोल रखना ही होगा, क्योंकि मिंचील, यनयांग, चील शीक और काफी लोग अपने बंदे को इस नई टीम में डालना चाहते हैं। वो बोलती है कि वो किम की हेल्प करेगी, क्योंकि अब वो उन लोगों के साथ काम नहीं कर सकती, स्पेशली जब क्लीन टीम पे HQ का इतना फोकस है। एक ऐसी टीम जो पहले कंट्रोल नहीं की जा सकती थी, जिसके पास बिना जस्टिफिकेशन के नहीं जा सकता था, अब टॉप प्रायोरिटी बन गई है। हीरो समझ जाता है कि बड़े लोग नई टीम के लिए एक दूसरे से लड़ने को रेडी हैं। हयन इस बात की तस्दीक करता है और इंसिस्ट करता है कि किम को इनमें से किसी को जीतने नहीं देना। किम सोचता है कि ऐसा बंदा ऑपरेशंस टीम के बजाय क्लीनिंग टीम क्यों ज्वाइन करेगा, और लगता है कि वो उसको रिप्लेस करने के लिए किसी को ढूंढ रहे हैं। हायन बोलता है कि किम को अब तैयारी शुरू करनी चाहिए और एक लिस्ट देता है जिसमें फेमस गिल्ड्स के हंटर्स और एक्स कैप्टन्स के नाम हैं, और कहता है कि वो अपनी तरफ से फुल सपोर्ट करेगा। इसके बाद किम बोलता है कि ये सब कुछ बहुत जल्दी बदल रहा है और पूछता है कि क्या हायन उससे इस लिस्ट में से किसी को अपने साथ चुनने को बोल रहा है। कैप्टन कंफर्म करता है और बोलता है कि भले ही किम प्रमोट हो जाए, अगर वो केयरफुल नहीं रहा तो नई क्लीनिंग टीम उसको नीचे धकेल सकती है। किम को इसकी कोई चिंता नहीं दिखती और वो पूछता है कि कब से क्लीनिंग टीम के इन्फ्लुएंशियल होने की चिंता शुरू हो गई। हायन बोलता है कि जितनी ज्यादा टीम्स उसके पास होंगी उतना ही ज्यादा अटेंशन मिलेगा, पर किम कहता है कि वो अपनी करंट सिचुएशन से खुश है और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं चाहता। फिर भी हायन उसको कन्विंस करने की कोशिश करता है और बोलता है कि सब चाहते हैं किम इस टीम में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो। किम बोलता है कि इसका उससे कोई लेना देना नहीं, पर थोड़ी सोचने के बाद वो मान जाता है कि ये ऑफर सच में टेम्पटिंग है। इस पे हायन सुपर एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है कि वो प्रिपरेशन संभाल लेगा। हीरो सिर्फ इसलिए ऑफर एक्सेप्ट करता है क्योंकि उसका सिस्टम उसको अलर्ट करता है कि ऐसा करने से उसकी एक और एबिलिटी अनलॉक हो जाएगी, और वो इसके लिए उतावला है। कहीं दूर हान सांग हुक घर आता है और स्मेल की वजह से बोलता है कि यहाँ तो कचरे के ढेर जैसा बदबू है। उसकी बहन बोलती है कि उसके इस कमेंट से उसको बुरा लगा, तो वो पूछता है कि उसने लास्ट टाइम कब शॉवर लिया था।
वो ये भी बोलता है कि उसको यूएस में जॉब से निकाल दिया गया तो अब वो बाहर जाकर नई जॉब ढूंढ ले, और जब वो घर पे पूरा दिन रहती है तो कम से कम जगह साफ कर दे। बहन बोलती है कि उसके भाई की टीम के बारे में एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल है जिसमें लिखा है कि एक क्लीन टीम जो जॉइंट ऑपरेशन में थी उसको काफी अटेंशन मिल रहा है। हान पूछता है कि क्या उसकी बहन क्लीनिंग टीम ज्वाइन करने का प्लान बना रही है। उसका नाम हान यूबिन है और वो पूछती है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। आफ्टर ऑल उसका भाई ही तो बोल रहा था कि जॉब ढूंढ ले वापस हीरो के पास। वो सोचता है कि नेक्स्ट स्किल अनलॉक करने के लिए कंडीशंस पूरी करना काफी सिंपल है, सैलरी के हिसाब से वर्कलोड एडजस्ट करो और एक अच्छा वर्क एनवायरनमेंट दो। प्रॉब्लम यह है कि क्लीनिंग टीम इन दोनों में से किसी को भी सेटिस्फाई नहीं करती और फिर भी वो 18% पे हैं। किम सोचता है कि ये लोग कितने नाइव हैं। नई टीम बनने के बाद वर्कलोड तो कम हो जाएगा पर असली इश्यू है अच्छा वर्क एनवायरनमेंट बनाना। इसके लिए किसी ऐसे बंदे की जरूरत है जिसको क्लीनिंग टीम का डीप नॉलेज और अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो। नई टीम को किसी मैनेजर पार्क जैसा बंदा चाहिए। पर पहला कैंडिडेट जो इंटरव्यू के लिए आता है वो किम के ढूंढे हुए क्वालिटीज के बिल्कुल अपोजिट लगता है। कैंडिडेट बोलता है कि उसको एसोसिएशन की करंट सिचुएशन के बारे में थोड़ा पता है और अपेरेंटली एक नई क्लीनिंग टीम बन रही है जिसको फ्रेश मेंबर्स चाहिए। वो बोलता है कि वो अभी किसी गिल्ड में नहीं है और बेसिकली अनएम्प्लॉयड है, तो उसको इस जॉब को फेवर के रूप में करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। किम बोलता है कि उसने इनवाइट किया, इसका मतलब ये नहीं कि वो सिलेक्ट हो गया, पर अगर वो फेवर मांग रहा है तो किम उसको रेकमेंड कर सकता है। वो ये भी बोलता है कि अभी वो क्लीनिंग टीम के लिए लोग ढूंढ रहा है और रैंक्स मैटर नहीं करते क्योंकि डंजियन साफ करने के लिए ऐसी चीज की जरूरत नहीं। इस पे कैंडिडेट गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि वो शिन टॉप 1 है तो किम ने उसका नाम कैसे नहीं सुना। गुस्से में जॉन बोलता है कि किम अब थोड़ी सी फेम के चक्कर में एरोगेंट हो रहा है। वो बोलता है कि किम को इसका पछतावा होगा क्योंकि वो लोग फिर से मिलेंगे। किम बोलता है कि उसको इसकी चिंता करने की भी जरूरत नहीं, वो तो पहले से ही रिग्रेट कर रहा है। फिर पूछता है कि वो किसको छोटा समझ रहा है जब वो खुद बस एक ए रैंक हंटर है। हीरो सोचता है कि पहले के मीटिंग्स के दूसरे कैंडिडेट्स भी ऐसे ही थे। वो बोलते हैं कि वो सक्सेसफुल हंटर्स हैं तो क्लीनिंग टीम ज्वाइन करना उनके लिए स्पेशल है, पर असल में वो बस ऐसे बम्किन्स हैं जो खुद को कॉम्पिटेंट समझते हैं। साफ है कि अगर वो लोग क्लीनअप टीम में ज्वाइन करते हैं तो क्या होगा। तो किम सोचता है कि कैप्टन पेन ने उसको ऐसे लोगों की लिस्ट क्यों दी। तभी ली आयोंग का कॉल आता है और वो बोलती है कि किम ने इस बार सच में बहुत मेहनत की और उसको किम पर भरोसा रखने का बहुत खुशी है। किम पूछता है कि वो क्या बात कर रही है। ली बोलती है कि उसने किम से कोई इंटरेस्टिंग बंदा ढूंढने को कहा था और एक लड़की हान यूबिन ऑलरेडी वेट कर रही है। फिर ली बोलती है कि जल्दी से हेडक्वार्टर्स पहुंच जाओ। जैसे ही वो वहां पहुंचता है हान यूबिन अपना इंट्रो देती है, पर हीरो को ये अजीब लगता है क्योंकि वो दोनों अभी तक मिले नहीं है। ली पूछती है कि उसने ये लड़की कहाँ से ढूंढी। किम को नहीं पता क्योंकि उसने तो इसको ढूंढा नहीं। उधर एबिन बोलती है कि किम उतना करिश्माई नहीं है जितना उसने सोचा था। किम इसके लिए माफी मांगता है पर बोलता है कि इंटरव्यू के साथ आगे बढ़ेंगे। फिर वो पूछता है कि एक फॉर्मर इंटरनेशनल हंटर क्लीनअप टीम के लिए क्यों अप्लाई कर रही है। एबिन बोलती है कि स्किल लेवल के हिसाब से कोई रियल डिफरेंस नहीं है। किम बोलता है कि अगर लेवल्स की बात है तो ऑपरेशंस टीम्स या प्राइवेट गिल्ड्स उसके लिए ज्यादा सूटेबल होते, पर एबिन बोलती है कि उसको ऑलरेडी हंटर के रूप में डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। वो कहती है कि उसको कोई और जॉब नहीं आता और हंटर भी नहीं बन सकती। वो ये जॉब चाहती है क्योंकि ये उसके पहले के काम से मिलता जुलता है, पर उसको लगता है शायद किम अब किसी को नहीं ढूंढ रहा। किम बोलता है कि बात ऐसी नहीं है, पर पूछता है कि क्या उसको पता है क्लीनअप टीम एक्चुअली क्या करती है। एबिन इस सवाल पर झिझकती है और पूछती है कि क्या वो डिस्क्वालीफाई हो गई। किम बोलता है नहीं, वो बस उसका नॉलेज जानना चाहता है। फिर एबिन समझाती है कि यूएस में क्लीनअप टीम्स का रोल डंजन में प्रोडक्ट वेस्ट साफ करना है, पर कोरियन क्लीनअप टीम स्पेशल प्रोजेक्ट्स कोऑर्डिनेट करती है और ऑपरेशंस को जनरली सुपरवाइज करती है। प्लस वो ऑपरेशंस का ओवरऑल प्लानिंग और कमांड भी हैंडल करती है। उसका ये उत्साह हीरो को थोड़ा अनसेटल कर देता है। सेफ्टी के लिए किम पूछता है कि क्या वो आर्टिकल पढ़ के इंटरव्यू के लिए आई। एबिन बोलती है हाँ। फिर किम माफी मांगता है और बोलता है कि क्लीनअप टीम उतनी बड़ी चीज नहीं है जितनी लगती है, ये यूएस टीम्स जैसी ही है, बस डंजन साफ करने वाली टीम। एबिन बोलती है कि उसको शक था सिस्टम सेम ही है। हीरो पूछता है कि उसका क्या मतलब है। एबिन बोलती है कि यूएस ब्रांच में ज्वाइन करते वक्त उसको भी ऐसी ही बातें सुनाई थी। उन्होंने कहा था कि ऑपरेशंस टीम्स भी पब्लिक ओपिनियन के खिलाफ काफी छोटे मोटे काम करती हैं और एनुअल सैलरी भी काफी कम होगी, पर वो कहती है कि ये बस एक ट्रैप था उन बेवकूफों को फिल्टर करने के लिए जो सिर्फ टाइटल्स की परवाह करते हैं, और चूंकि वो वेटरन है उस पर यह तरीका काम नहीं करता। किम सोचता है कि ये लड़की मेंटली थोड़ी ऑफ है, पर उसके स्पेक सच में इंप्रेसिव है। एक फॉर्मर इंटरनेशनल एसोसिएशन हंटर, हाई लेवल बर्सिकर क्लास हंटर के रूप में उसके स्पेक्स को कोई छोटा नहीं बोल सकता। प्रॉब्लम यह है कि ये स्पेक्स का क्लीनअप टीम से कोई लेना देना नहीं। किम सोचता है कि ये बंदा दूसरों से अलग नहीं है और उसकी तरह के स्पेक्स के साथ उसका सेल्फ एस्टीम एवरेज से काफी ज्यादा होगा। ऊपर से उसको ये भी नहीं पता कि क्लीनअप टीम एक्चुअली क्या करती है। ऐसे टैलेंट को वेस्ट करना शर्म की बात है, पर वो क्लीनअप टीम के लिए फिट नहीं है और किम सोचता है कि उसको रिजेक्ट करना पड़ेगा। और उसको याद आता है कि वो फॉर्मर इंटरनेशनल हंटर है और वो पूछता है कि क्या उसका भाई हान सांग हीक है। एबिन ये सवाल सुनकर शॉक हो जाती है और किम से बोलती है कि उसको बिल्कुल भी अपने भाई को नहीं बताना चाहिए कि वो इस इंटरव्यू के लिए आई थी। इससे हीरो को कंफर्मेशन मिल जाता है। वो सोचता है कि अगर उसका भाई क्लीनअप टीम में है तो कम से कम वो इनको छोटा नहीं समझेगी क्योंकि उसका एकमात्र प्रेशियस फैमिली मेंबर इसी टीम का है। तभी हान आता है और बोलता है कि उसने एबिन को इंटरव्यू के लिए न जाने को कहा था और पूछता है कि जब वो अपना घर भी साफ नहीं कर सकती तो कैसे काम करेगी और क्लीनअप करेगी।
दोनों हीरो के सामने ही लड़ने लगते हैं और बिल्कुल परवाह नहीं करते, जिससे किम को पता चलता है कि उनके रिलेशनशिप के बारे में उसका जजमेंट पूरा गलत था। कुछ टाइम बाद एसोसिएशन बिल्डिंग में वो दिन आता है जब कैंडिडेट्स को बाकी कंपनी के सामने प्रेजेंट किया जाएगा। HR टीम का हेड और डायरेक्टर मिचेल वहाँ है और उनके साथ हीरो किम भी। किम सोचता है कि नॉर्मली ऐसी जगह नहीं जहाँ उसको बैठने दिया जाता।